तब उसे पता चलता है कि कैंसर सेल्स उसके पूरे बॉडी में फैल चुके थे, जिस पर यह सब जानने के बाद भी वह गुस्सा नहीं करता है, बल्कि अपनी वाइफ के छोड़े हुए सेफ्टी क्लॉथ्स को देखकर हंसने लगता है, क्योंकि आदमी सोचता है कि सिर्फ इसी तरह की मजाक जैसी मौत उसकी वाइफ की सोल को शांति दे सकती है। लेकिन जब वह दोबारा आंखें खोलता है तब उसे दिखाई देता है कि उसका होम टाउन खिड़की के बाहर मौजूद है और जॉय लिखा हुआ वर्ड धूल से ढका हुआ पड़ा है, जिस पर वह जल्दी से घर के अंदर और बाहर देखने लगता है। तभी उसे हर तरफ पुराने निशान दिखाई देते हैं। इस वक्त उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मौत जैसा एहसास भरा होता है और उसका पहले से सफेद और साफ बॉडी अब जगह जगह निशानों से भरा हुआ दिखाई देता है। फिर वह दोबारा उस वुमन को देखता है जिसने उसकी आधी जिंदगी में उसका पीछा नहीं छोड़ा था, जिसे देखते ही वह तुरंत एक्साइटेड हो जाता है और फिर उसके पास जाकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उसके दिल में गिल्ट और लॉन्गिंग की इतनी सारी बातें होती हैं जिन्हें वह कहना चाहता है, लेकिन उस वक्त सब कुछ उसके गले में ही अटक जाता है, जिस पर वह वुमन दुखी होकर रोने लगती है, क्योंकि पिछली लाइफ में तुमने ही लिंग चिंगशू को रिजर्वोयर में गिराने का प्लान बनाया था, जिससे पूरे गांव वालों ने उसे भीगे हुए कपड़ों में देखा था और फिर तुमने ही उसे बचाने का नाटक किया था, जिसके बाद अपनी बदनामी से बचने के लिए लिंग चिंगशू को मजबूरी में तुमसे शादी करनी पड़ी थी। लेकिन लिंग चिंगशू खुद चलकर इस घर में आई थी और फिर तुम्हारी एंडलेस डोमेस्टिक वायलेंस के बीच उसने कभी एक अच्छा दिन तक नहीं देखा था। वह ऐसी वुमन बन चुकी थी जो अपनी पूरी लाइफ देकर खुद को मजबूत बनाना सीख चुकी थी और फिर वह सब कुछ खत्म हो गया था, जिस पर तुम अभी अपने रिबॉर्न होने की खुशी में डूबे ही होते हो। तभी अचानक एक तेज आवाज सुनाई देती है, निकल जाओ, भागो मत। यह सुनकर तुम अचानक लिंग चिंगशू की तरफ देखते हो। उसके पूरे बॉडी पर पड़े हुए निशानों को देखकर तुम्हें सब याद आने लगता है। इस बार लिंग चिंगशू अपने पेरेंट्स के घर से पैसे उधार लेकर अपनी बेटी के लिए राइस सीरियल खरीद कर लाई थी, लेकिन तुमने वह भी उससे छीन लिया था ताकि तुम उससे वाइन खरीद कर पी सको, और फिर नशे में धुत होकर तुमने उसे बेड पर बेरहमी से टॉर्चर किया था। जल्दी ही उसके मुंह के किनारे से खून बहने लगता है, जिस पर लिंग चिंगशू चुपचाप तुम्हारी तरफ देखती है और फिर हल्का सा ताना मारकर मुस्कुराती है, क्योंकि उसे खुद याद नहीं था कि यह सब कितनी बार हो चुका था। हर बार जब तुम होश में आते थे तब तुम उसके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगते थे, लेकिन वह सब 2 दिन से ज्यादा कभी नहीं चलता था और फिर तुम्हारे पैर दोबारा लिंग चिंगशू के बॉडी पर पड़ने लगते हैं। वह तुम्हारे बेड वाले टॉर्चर को चुपचाप सह लेती थी, लेकिन अपनी बेटी को भूख से रोते हुए नहीं देख पाती थी, क्योंकि छोटी बच्ची इतनी भूखी थी कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, जिस पर वह बच्ची धीरे धीरे रोने लगती है। यह देखकर लिंग चिंगशू की आंखों में एक बार फिर जीने की हल्की सी उम्मीद दिखाई देती है। फिर वह जल्दी से अपने कपड़े खोलती है और अपनी बेटी को गोद में उठा लेती है। लेकिन लिंग चिंगशू लंबे समय से ठीक से खाना नहीं खा रही थी, इसलिए उसके पास दूध नहीं था, जिस पर छोटी बच्ची दूध नहीं पी पाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अपनी बेटी की आवाज सुनकर तुम भी चौंक जाते हो, फिर तुरंत बेड से नीचे उतरते हो और जमीन पर पड़े कपड़े उठाने लगते हो, जिसके बाद तुम जल्दी से कहते हो, पत्नी तुम रुको, मैं अभी हमारी न्यू मेन के लिए कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूँ। इतना कहकर तुम तुरंत गांव के बाहर मौजूद वीट शॉप की तरफ भागते हो, जिस पर वहां बैठे बूढ़े ओल्ड हुआंग तुम्हें देखते ही अपने बड़े बड़े पीले दांत दिखाकर पूछते हैं, क्या बात है, आज कौन सी वाइन चाहिए तुम्हें? जिसके जवाब में तुम कहते हो, ओल्ड हुआंग, इस बार वाइन नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा राइस सीरियल चाहिए, पहले उधार दे दो, मैं बाद में पैसे लौटा दूंगा। यह सुनकर ओल्ड हुआंग हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम फिर से कोई बहाना बना रहे हो, जिस पर वह पहले तुम्हारे चेहरे पर पड़े लाल और सूजे हुए निशानों को देखता है और फिर बिना कुछ बोले शेल्फ से राइस सीरियल निकालकर तुम्हारे हाथ में रख देता है। ये देखकर तुम उसके शुक्रगुजार हो जाते हो और फिर जल्दी जल्दी घर की तरफ लौटने लगते हो। लेकिन जब तुम घर पहुंचते हो तब तुम देखते हो कि तुम्हारी वाइफ अभी भी उसी तरह बैठी हुई है जैसे तुम उसे छोड़कर गए थे, जिसे देखकर तुम्हारे दिल में फिर से दर्द होने लगता है। फिर तुम धीरे से कहते हो, पत्नी, राइस सीरियल ले आया हूँ। तुम्हारी बात सुनते ही लिंग चिंगशू अचानक चौकन्नी हो जाती है। उसका पीला और कमजोर चेहरा डर से भर जाता है। फिर वह कांपती हुई आवाज में कहती है, मैं तुम्हें वॉर्न करती हूँ, मेरी बेटी को मत बेचना, नहीं तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। यह सुनकर तुम वहीं के वहीं रुक जाते हो, क्योंकि तुम्हें धीरे धीरे सब याद आने लगता है। पहले तुम सच में अपनी बेटी को टाउन के एक कपल को बेचने वाले थे ताकि उस पैसे से तुम वाइन खरीद सको। तुमने अपनी पिछली लाइफ में बहुत घटिया काम किए थे, जिस पर अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मौत सच में डिजर्व थी। फिर तुम अपने हाथ में पकड़ा हुआ राइस सीरियल उस टूटे हुए छोटे बेड पर रख देते हो और कहते हो, मैं कसम खाता हूँ, मैं कभी भी न्यू ईयर को नहीं बेचूंगा, कल से मैं काम ढूंढने जाऊंगा। इतना कहकर तुम मुड़ते हो और घर से बाहर निकल जाते हो। बाहर आते ही तुम खुद को कई बार जोर जोर से थप्पड़ मारते हो, क्योंकि अगर तुम्हें सही याद है तो इसी महीने लिंग चिंगशू अपनी बेटी को गोद में लेकर रिजर्वोयर में कूद गई थी। यह सोचते ही तुम्हारा पूरा शरीर कांपने लगता है, जिस पर तुम देखते हो कि शाम हो चुकी है और घर के अंदर ठंड बढ़ने लगी है। लगभग 20 मिनट बाद तुम पीछे वाले पहाड़ के नीचे पहुंचते हो। फिर तुम जल्दी से पाइन की लकड़ी और रस्सी जैसी चीजों को उठाकर एक स्लिंग शॉट बना लेते हो, जिसके बाद तुम एक पत्थर उठाकर सामने उड़ रही स्पॉटेड बर्ड की तरफ मारते हो। अपनी पिछली लाइफ में अभिषेक मैं अमीर बनने के बाद तुम्हें शूटिंग का बहुत शौक हो गया था, जिस पर तुमने कुछ समय स्लिंग शॉट चलाना भी सीखा था। फिर तुम काफी देर तक घास में छिपकर बैठे रहते हो और आखिरकार एक फीजेंट को मार गिराते हो। इसके बाद तुम स्लिंग शॉट से कुछ छोटे बैम्बू रैट्स को भी मारते हो। वे बहुत छोटे थे और चारों को मिलाकर मुश्किल से 1-2 किलो का वेट होता है, लेकिन वह फीजेंट करीब 5 किलो का था। फिर तुम उन सबको बेल से
बांधकर पेड़ की डाल पर लटका देते हो और उन्हें घर ले जाने ही वाले होते हो, लेकिन तभी अचानक तुम्हें महसूस होता है कि सब कुछ गायब हो चुका है, जिस पर तुम तुरंत पलटकर देखते हो और फिर हरे काई से ढके हुए पत्थर के पीछे जाकर बैठ जाते हो। ये एक घोस्ट था। तभी तुम अचानक अपने सीने पर लटका हुआ सेफ्टी सूट देखते हो, जिसमें हल्की सी रोशनी और बेवकूफी जैसी फीलिंग होती है। ये वही चीज थी जिसे पिछली लाइफ में तुम्हारी वाइफ हमेशा अपने साथ रखती थी, ना जैड ना प्लास्टिक। और जब उसने नदी में कूद जान दे दी थी, तब ये रिजर्वायर के किनारे पड़ा मिला था, जिस पर जब तुम उसे ध्यान से देखते हो तब उस सेफ्टी सूट की रोशनी अचानक गायब हो जाती है। फिर तुम खुद को रोक नहीं पाते और हाथ बढ़ाकर उसे छू लेते हो। अगले ही पल तुम एक अलग स्पेस के अंदर पहुंच जाते हो, लेकिन सिर्फ देखकर ही समझ आ जाता है कि यह जगह तुम्हारे वार्ड से भी छोटी है। फिर कुछ बार ट्राई करने के बाद तुम्हें समझ आता है कि जैसे ही तुम उस सेफ्टी सूट को हाथ से पकड़ते हो, तुम इस स्पेस के अंदर आ जाते हो, और अगर बाहर निकलना हो तो सिर्फ दिमाग में सोचने से तुम वापस बाहर आ सकते हो। इसके बाद तुम सामान लेकर सीधे किचन में चले जाते हो, और जब पूरी तरह अंधेरा हो जाता है तब तुम शाम को पकाए हुए सूप का बड़ा सा बाउल लेकर हॉल में आते हो। चिंग चिंग, खाना खा लो, मैंने तुम्हारे लिए स्पॉटेड सूप बनाया है, इससे तुम्हें मिल्क भी आएगा। तुम लगातार 3 बार आवाज लगाते हो, जिस पर लिंग चिंगशू धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलती है, लेकिन जब वह टेबल पर रखा हुआ सूप देखती है तब भी वह उसके पास नहीं आती। वह बस वहीं खड़ी रहती है और उसकी आंखों में तुम्हारे लिए नफरत साफ दिखाई देती है, जिस पर तुम खुद को देखते हो। तुम्हारे कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और तुम्हारे दिल में एक अजीब सी चुभन होने लगती है। इस जमाने में जहां हर चीज की कमी है, वहां लिंग चिंगशू इतनी खूबसूरत थी, लेकिन तुम खुद एक कीचड़ में लथपथ आदमी जैसे थे। तुम्हें वह मिली, लेकिन तुमने कभी उसकी वैल्यू नहीं की। और अब जब तुम उसे देखते हो तो उसकी आंखों में सिर्फ डर और सावधानी दिखाई देती है। हालांकि तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाए, लेकिन तुम यह भी जानते हो कि जब तक तुम वहां खड़े हो वह अपने चॉपस्टिक्स तक नहीं उठाएगी। जिस पर तुम धीरे से कहते हो, मैं किचन में जाकर खा लेता हूँ। इतना कहकर तुम मुड़कर बाहर चले जाते हो और लिंग चिंगशू वहीं खड़ी रहती है, टेबल पर रखे हुए सूप को देखती रहती है। उसके दिल में एक अजीब सा अनरियल फीलिंग आने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि यह सपना है या उसका दिमाग खराब हो गया है। पहले घर में जब भी कुछ खाने को होता था, तुम खुद पेट भरकर खा लेते थे और उसे सिर्फ बर्तन में बचा हुआ पानी पीना पड़ता था। इसलिए इस वक्त सामने इतना सारा सूप होने के बाद भी लिंग चिंगशू उसे आसानी से खाने की हिम्मत नहीं करती। लेकिन जब वह बाहर निकलकर देखती है कि तुम खिड़की के नीचे बैठकर खुद सूप पी रहे हो और किचन के दरवाजे पर एक बड़ा सा फीजेंट भी लटका हुआ है, तब उसे लगता है कि शायद तुम सच में पहाड़ पर जाकर शिकार करके आए हो। जिस पर लिंग चिंगशू वापस हॉल में जाती है, बाउल उठाती है और धीरे धीरे खाना शुरू कर देती है। इसके बाद अपनी वाइफ की सावधानी भरी नजरों के बीच शायद पहली बार तुम इस घर में ढंग का हाउसवर्क करते हो, और जब यह सब खत्म हो जाता है तब तुम्हें दिन में की गई अपनी हरकतें याद आती हैं। जिस पर तुम एक बर्तन में पानी गर्म करते हो और उसे कमरे के अंदर ले जाते हो। फिर तुम धीरे से कहते हो, इससे बॉडी साफ कर लो। इतना कहकर तुम पानी नीचे रख देते हो और जल्दी से मुड़कर बाहर निकल जाते हो, जिसके बाद तुम दरवाजे पर काफी देर तक बैठे रहते हो। फिर कुछ देर बाद कमरे के अंदर से हल्की हल्की पानी की आवाज आने लगती है, जिस पर तुम सिर उठाकर आसमान में फैले हुए तारे देखते हो और मन में सोचते हो कि कल किसी भी तरह पैसे कमाने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। घर की हालत जल्दी ठीक करनी होगी, क्योंकि अब मौसम ऑटम में आ चुका है और विंटर में यहाँ का तापमान -20 डिग्री तक चला जाता है। ऐसे में तुम्हारी वाइफ और बेटी के लिए गर्म कपड़े खरीदना बहुत जरूरी है, वरना इस विंटर में शायद तुम्हारी वाइफ और बेटी बच नहीं पाएंगी। फिर जैसे ही पानी की आवाज बंद होती है, तुम उठकर कमरे के अंदर जाते हो, लेकिन तुम्हें अचानक सामने देखकर लिंग चिंगशू डर जाती है और बार बार पीछे हटने लगती है। यहाँ मत आना। यह सुनकर तुम अंदर ही अंदर खुद को कोसने लगते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने पहले उसके साथ बहुत बुरा किया था और उसका डर इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। जिस पर तुम धीरे से कहते हो, डर मत, मैं सिर्फ पानी बाहर ले जाने आया हूँ। इतना कहकर तुम जमीन पर रखा हुआ पानी का बर्तन उठाते हो और बाहर निकल जाते हो। लिंग चिंगशू तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं, लेकिन जैसे ही वह देखती है कि तुम बाहर जा चुके हो, वह जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहन लेती है। उधर आंगन में तुम अपनी वाइफ के इस्तेमाल किए हुए गर्म पानी से ही जल्दी से खुद को साफ करते हो, क्योंकि दिन में उन स्पॉटेड बर्ड्स और फेसन को पकड़ने के लिए तुम काफी देर तक घास में पड़े रहे थे। नहाने के बाद तुम दरवाजे की चौखट पर बैठ जाते हो और अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोचने लगते हो। तभी तुम्हें याद आता है कि पहले कुछ शहर के लोग अक्सर पहाड़ों में जड़ी बूटी और बाकी चीजें ढूंढने आते थे, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं पता होता था, इसलिए वे तुम्हें साथ ले जाते थे। उन शहर वालों ने तुम्हें बहुत कुछ दिखाया था। उन्होंने तुम्हें बताया था कि कौन सी जड़ी बूटी कहाँ मिलती है, कौन सा जंगली जानवर किस जगह पर दिखाई देता है, और अब तुम्हें उन सब चीजों की जगह याद थी। तुम चाहो तो उन्हें खोदकर टाउन में बेच सकते थे। जिस पर तुम एक टॉर्च तैयार करते हो, कुछ आसान टूल्स उठाते हो और फिर कमरे में जाकर कहते हो, चिंग चिंग, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। इतना कहकर तुम रात में घर से निकल जाते हो और पूरी रात बाहर रहने के बाद सुबह करीब 4 बजे वापस लौटते हो। किस्मत से पहाड़ से नीचे आते वक्त तुम्हें एक जंगली जानवर का घोंसला मिल जाता है, जिस पर तुम उसमें से कुछ छोटे बच्चे उठा लेते हो जिनकी आंखें अभी तक नहीं खुली थीं। फिर घर लौटकर तुम उनका ध्यान रखते हो, उनमें से एक को किचन में छोड़ देते हो और बाकी को लेकर ऊपर रखा हुआ फ्रेम उठाते हो और फिर टाउन की तरफ निकल जाते हो।
टाउन में कोई जरूरी काम था जिस पर तुम भीड़ वाली जगह ढूंढते हो और फिर फ्रेम में से उन छोटे जानवरों का मीट और स्किन निकाल कर रख देते हो। तुम्हें लगा था कि यह सब शायद बिकेगा नहीं, इसलिए सोच रखा था कि वापस ले जाकर खुद ही पका लोगे और थोड़ा थोड़ा करके बड़े भाई, दूसरे भाई और तीसरी बहन को भी दे दोगे। लेकिन जैसे ही तुमने सामान सामने रखा, तभी लोगों ने उनका प्राइस पूछना शुरू कर दिया। एक बूढ़ा आदमी और उसकी वाइफ तुम्हें देखते हैं। तुम पूरे काले पड़े हुए, धूप में जले हुए और देखने में पहाड़ से आए आदमी लग रहे थे, जिस पर तुमने प्राइस भी ज्यादा नहीं रखा। यह देखकर वह बूढ़ी औरत एक साथ दो खरीद लेती है, क्योंकि इस जमाने में मीट खरीदने के लिए भी टिकट चाहिए होता था, इसलिए लोग ऐसे डैमेज्ड गुड्स ही खरीद पाते थे। वह कहती है कि घर जाकर अपने छोटे पोते के लिए बना देगी। जाने से पहले वह बूढ़ी औरत अपने आदमी का कपड़ा पकड़कर उसे रोकती है और फिर उन जानवरों की स्किन भी साथ में ले जाती है। वह कहती है कि इससे अपने पोते के लिए ग्लव्स बनाएगी। 2 घंटे भी नहीं बीतते और तुम्हारा सारा सामान बिक जाता है, जिसके बाद तुम कल पहाड़ से लाया हुआ जंगली सामान टाउन की पुरानी फार्मेसी में ले जाते हो। जैसे ही तुम वह चीज बाहर निकालते हो, दुकान पर बैठा बूढ़ा आदमी अपने मोटे चश्मे के पीछे से उसे घूरने लगता है। फिर वह बहुत ध्यान से उसे हाथ में उठाता है, इधर उधर पलट कर देखता है और फिर अपनी उंगलियों से एक प्राइस दिखाता है। छोटे भाई, इतने में दे दो। उसकी बात सुनकर तुम्हारी भौहें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाता है कि वह तुम्हें पहाड़ से आया बेवकूफ आदमी समझ रहा है, जिस पर तुम अपना सामान वापस उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हो। लेकिन तभी वह बूढ़ा जल्दी से तुम्हारा हाथ पकड़ लेता है और अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहता है, अगर प्राइस पसंद नहीं आया तो बात कर लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। हालांकि वह चीज उसने गलती से पहचान ली थी, लेकिन उसकी रियल कीमत इससे कहीं ज्यादा थी। फिर भी तुम जानते थे कि तुम्हें अभी पैसों की बहुत जरूरत है, क्योंकि घर पर वाइफ और बच्ची अभी भी भूखी थी। थोड़ी देर सोचने के बाद तुम वह चीज बेच देते हो। फिर तुम मार्केट जाकर मीट और आटा खरीदते हो और उसके बाद 2 सरकारी दुकानों में घूमकर मिल्क पाउडर भी खरीद लेते हो, जो उस जमाने में बहुत मुश्किल से मिलता था। इसके बाद तुम टाउन के इकलौते छोटे सरकारी मॉल में जाते हो और वापस आते वक्त रास्ते में एक मोड़ पर तुम्हें करीब 70 साल का एक बूढ़ा हंटर दिखाई देता है, जिस पर तुम उससे थोड़ी देर बात करते हो और उसे कुछ खाने का सामान दे देते हो। बदले में वह बूढ़ा तुम्हें अपनी पुरानी शॉटगन दे देता है, क्योंकि उसके लिए वह अब बहुत भारी और बेकार हो चुकी थी। इस जमाने में अगर मीट खाना है और रोज खाने की आजादी चाहिए तो खुद ही कुछ करना पड़ता था। जब तुम घर पहुंचने वाले होते हो, तभी तुम देखते हो कि लिंग चिंगशु बच्ची को पीठ पर बांधकर खेत में काम कर रही है। उसी वक्त तुम्हारा बड़ा भाई जाओ झेनशेंग तुम्हें देख लेता है, जिस पर वह गुस्से में कहता है, कहाँ मर गया था तो वरुण आया, अपनी वाइफ को अकेले खेत में काम करने भेज दिया। तुम उसके सामने खड़े होकर धीरे से कहते हो, मैं टाउन में काम करने गया था और वापस आते हुए थोड़ा मीट और आटा भी ले आया हूँ। फिर तुम कहते हो, ये शाम को भाभी और बच्चों को लेकर घर आ जाना, साथ में खाना खाएंगे। यह सुनकर तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें ऊपर से नीचे तक शक भरी नजर से देखने लगता है। फिर वह तुम्हारी पैंट पर लगे हुए मिट्टी के निशान देखता है और तुम्हारे हाथ में भरा हुआ फ्रेम भी। फिर वह कहता है, घर में तुम्हारी भाभी ने सिर्फ मकई के आटे की रोटी बनाई है, बाद में तुम्हारी वाइफ को कुछ दे दूंगा, हम लोग खाने नहीं आएंगे। और फिर थोड़ा रुककर वह कहता है, आगे से अपनी वाइफ का अच्छे से ख्याल रखना, जिस पर तुम बस चुपचाप सिर हिला देते हो और सामान लेकर घर की तरफ चल पड़ते हो। तुम जानते थे कि अगर तुम्हें अपनी वाइफ को वापस पाना है तो सबसे पहले उसका पेट भरना पड़ेगा, इसलिए घर पहुंचते ही तुम किचन में लग जाते हो। जब शाम होने लगती है, आसिफ लगती है, तब लिंग चिंगशु कुछ कॉर्नमील की रोटियां लेकर घर वापस आती है। जैसे ही वह आंगन में कदम रखती है, उसे किचन से मीट की खुशबू आती है, जिस पर वह जल्दी से किचन के दरवाजे तक जाती है और देखती है कि तुम चूल्हे के सामने खड़े होकर खाना बना रहे हो। लिंग चिंगशु पूरे दिन खेत में काम करके थक चुकी थी और उसे बहुत जोर की भूख लगी हुई थी, लेकिन वह पहले रोटियां रखती है, फिर बेडरूम में जाती है और सोती हुई बच्ची को बिस्तर पर लिटा देती है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे मिल्क पाउडर के डिब्बे पर पड़ती है, जिस पर वह तुरंत गुस्से में तुम्हारी तरफ मुड़ती है, हाथ उठाती है और तुम्हें एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। क्या तुम फिर मेरी माँ के पास गए थे उनसे पैसे मांगने? तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो? उसकी बात सुनकर तुम्हें धीरे धीरे याद आता है कि पहले तुम सच में उसकी माँ के पास जाकर पैसे मांगते थे और ना देने पर उन्हें धमकाते भी थे, जिस पर तुम जल्दी से कहते हो, नहीं, मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, ये मैंने आज खुद कमाए हैं। इतना कहकर तुम अपनी जेब में हाथ डालते हो, लेकिन यह देखकर लिंग चिंगशु और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम फिर झूठ बोल रहे हो। फिर वह तुम्हारे पास आती है और तुम्हें एक और थप्पड़ मार देती है। लगातार 2 थप्पड़ खाने के बाद तुम्हें खुद समझ नहीं आता कि हंसो या रो। फिर तुम धीरे से कहते हो, पत्नी, ये पैसे मैंने आज कमाए हैं, तुम रख लो। इतना कहकर तुम उसके हाथ में कुछ नोट जबरदस्ती रख देते हो। लिंग चिंगशु जब उन नोटों को देखती है, तब उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी दुनिया घूम गई हो और तभी उसका शरीर लड़खड़ाने लगता है, जिस पर तुम जल्दी से उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हो, लेकिन वह तुम्हारा हाथ झटक देती है। वह यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि तुम जैसा निकम्मा आदमी एक दिन में इतने पैसे कमा सकता है। उसके मन में बस यही चल रहा था कि तुम बाहर जाकर आखिर क्या कर रहे हो। यह आदमी सच में जीने लायक नहीं था। जिस पर जब तुम देखते हो कि लिंग चिंगशु तुमसे बिल्कुल भी खुश नहीं है, तब तुम्हारा मन करता है कि उसके सामने घुटनों पर बैठ जाओ। फिर तुम जल्दी से कहते हो, कल रात मुझे पहाड़ पर एक स्टोन फॉक्स मिला था और साथ में एक जंगली घोंसला भी। उन्हीं चीजों को बेचकर मुझे 6 ग्रेट यूनिटी मिले, उनमें से एक से मैंने खाने का सामान खरीदा और अब बस इतने ही पैसे बचे हैं। जैसे ही लिंग चिंगशु स्टोन फॉक्स का नाम सुनती है, उसकी आंखों में हल्की सी हरकत होती है, क्योंकि उत्तर में लोग जिनसेंग जानते थे और यहाँ साउथ में स्टोन फॉक्स बहुत कीमती माना जाता था। वह चीज काफी पैसे में बिकती थी, लेकिन वह सिर्फ गहरे पहाड़ों में मिलती थी और उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता था। ऊपर से तुम रात के अंधेरे में गए थे, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो सुबह कुएं के पास
सच में कुछ निशान पड़े थे और किचन में अभी भी फ्रूट मीट पक रहा था। फिर भी लिंग चिंगशू समझ नहीं पा रही थी कि तुम्हें स्टोन फॉक्स के बारे में पता कैसे चला। जिस पर लिंग चिंगशू की नजरों के सामने तुम अपना दायां हाथ उठाते हो और कसम खाते हुए कहते हो, मैंने सच में कुछ गलत नहीं किया। अगर झूठ बोल रहा हूं तो मेरे बच्चे और आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाए। तुम्हारी बात सुनकर लिंग चिंगशू की सांसें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। उसकी आंखों में पहले जैसी गुस्से वाली नजर नहीं रहती, जिस पर तुम भी राहत की सांस लेते हो। फिर तुम कहते हो, चिंगशुए तुम जल्दी से ये पैसे रख लो, मैं बड़े भाई के घर थोड़ा मीट देकर आता हूँ ताकि वो लोग भी टेस्ट कर सकें। हालांकि पैसे उस स्पेस में छिपाना ज्यादा सेफ था, लेकिन अगर तुम अपनी वाइफ को पैसे दे रहे थे तो वही सबसे बड़ा भरोसा था। इसके बाद तुम स्टिर फ्राई किया हुआ मीट और चिकन, फिश, टोफू वाला सूप एक ट्रे में रखते हो और हॉल की टेबल पर रख देते हो। फिर तुम वापस किचन में जाते हो और एक बड़ा बाउल भरकर मीट निकाल लेते हो। रास्ते में तुम ओल्ड हुआंग का राइस पेस्ट वाला उधार और पहले की वाइन का पैसा भी वापस कर देते हो। उधर लिंग चिंगशू अपने हाथ में रखे ग्रेट यूनिटी को देखती रहती है और जल्दी से कमरे के अंदर चली जाती है। शादी को 2 साल से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन इतने समय में हमेशा तुमने उससे पैसे छीने थे। पहली बार ऐसा हो रहा था कि तुम खुद पैसे उसके हाथ में दे रहे थे, जिस पर लिंग चिंगशू उन पैसों को 5 हिस्सों में बांटती है और अलग अलग जगह छिपा देती है। फिर जब वह वापस आती है तब टेबल पर रखे हुए गरम गरम डिशेज और सूप को देखकर कुछ देर तक चुप रह जाती है। इसके बाद वह किचन में जाकर देखती है, वहां अनाज का डिब्बा आधे से ज्यादा भरा हुआ था, तेल का जार भी पूरा भरा हुआ था और खाने वाली जगह पर 10 पाउंड से ज्यादा का पोर्क बेल लटका हुआ था। जिस पर उसके मन में एक ही सवाल आता है, क्या तुम सच में बदल गए हो? लेकिन फिर अगले ही पल उसे लगता है कि आदमी की आदत इतनी जल्दी नहीं बदलती। जब लिंग चिंगशू बैठती है तब तुम उसके बाउल में एक फीजेंट लेग डाल देते हो और कहते हो, मैं कल सुबह फिर पहाड़ पर जाऊंगा, विंटर आने से पहले जितनी स्टोन फॉक्स वाली जगहें हैं सब ढूंढ लूंगा। अभी पैसे कमाने का सबसे तेज तरीका यही है, बाद में जब हालात बदलेंगे तब हम इन पैसों से कुछ और करेंगे। तुम्हारी बात सुनकर लिंग चिंगशू कुछ देर के लिए चुप रह जाती है और फिर हल्का सा सिर हिला देती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे लगता है कि तुमने कल रात बस किस्मत से स्टोन फॉक्स ढूंढ लिया था, इतनी आसानी से दोबारा नहीं मिलेगा। असल में वह तुम्हें कहना चाहती थी कि अगर तुम्हें सच में पैसे कमाने हैं तो कोई काम पकड़ लो, भले ही दिन भर में सिर्फ कुछ पैसे मिलें, लेकिन खाली घूमने से तो अच्छा है। लेकिन फिर उसे तुम्हारा पुराना स्वभाव याद आता है। उसे लगता है कि अगर तुम बाहर जाकर शराब पीकर नहीं लौटे तो वही बहुत बड़ी बात होगी। जिस पर वह अपने बाउल में रखा फीजेंट लेग वापस रखने लगती है, लेकिन तुम उसे देखकर जल्दी से कहते हो, जी पत्नी तुम बहुत कमजोर हो गई हो, थोड़ा और खाओ, नहीं तो बच्ची के लिए दूध नहीं आएगा। चाहे मिल्क पाउडर कितना भी अच्छा हो, माँ के दूध जैसा नहीं होता। ऊपर से मिल्क पाउडर बहुत महंगा है और आसानी से मिलता नहीं। फिर तुम चिकन, फिश और टोफू वाला सूप उसकी तरफ बढ़ाते हो और कहते हो, ये भी पी लो। तुम्हारी बात सुनकर लिंग चिंगशू तुम्हें घूर कर देखती है। उसके हाथ में पकड़ी चॉपस्टिक्स इतनी जोर से दब रही थीं कि उंगलियां सफेद पड़ गई थीं, लेकिन इस बार वह मना नहीं करती। आज तुम पूरे दिन और पूरी रात भागते रहे थे, तुम थक चुके थे और आखिरकार घर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कुछ देर के लिए खत्म हो गया था। पेट भरने के बाद तुम सीधे कहते हो, पत्नी मैं पहले सोने जा रहा हूँ। इतना कहकर तुम उठते हो और झुककर कमरे में चले जाते हो। फिर लेटते ही तुम्हें तुरंत नींद आ जाती है। जब लिंग चिंगशू बर्तन धोकर वापस कमरे में आती है तब उसकी नजर जमीन पर पड़े तुम्हारे कपड़ों पर पड़ती है, जिस पर वह हल्का सा भौहें सिकोड़ती है। फिर वह उन कपड़ों को उठाती है और चांदनी में बैठकर उन्हें धोने लगती है। जब वह सब काम खत्म कर लेती है तब वह अपना कोट उतारती है और वापस बेडरूम में जाती है। तभी उसके पैर से एक पुराना बैम्बू फ्रेम टकराता है और उसके साथ 3 छोटे छोटे कपड़े भी पड़े थे जो बच्ची के थे। जिस पर लिंग चिंगशू काफी देर तक सोते हुए तुम्हें देखती रहती है। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि तुम आखिर कौन हो, क्योंकि तुम पहले जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे। उधर तुम इतने गहरी नींद में सो रहे थे कि पूरी रात तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलता। बच्ची रात में 2 बार उठकर रोती है, लेकिन तब भी तुम्हारी नींद नहीं खुलती। फिर सुबह जल्दी तुम धीरे धीरे आंखें खोलते हो और जैसे ही करवट बदलते हो तुम देखते हो कि लिंग चिंगशू तुमसे पीठ करके सिकुड़ी हुई लेटी है। उसने सिर्फ एक पुरानी और फटी हुई बनियान पहन रखी थी, जिसे देखकर तुम्हारे दिल में एक अजीब सी चुभन होने लगती है। आखिर पिछली लाइफ में लिंग चिंगशू के मरने के बाद तुमने कभी किसी दूसरी औरत को नहीं देखा था। जिस पर तुम हाथ बढ़ाकर उसे अपनी बाहों में खींच लेते हो। तुम्हें सब कुछ किसी सपने जैसा लगता है, इतना रियल होकर भी अनरियल। लेकिन जैसे ही तुम उसका चेहरा चूमने के लिए झुकते हो तभी तुम्हारी बाहों में पड़ी लिंग चिंगशू का शरीर अचानक सख्त हो जाता है। साफ पता चल रहा था कि वह तुम्हारे टच को रिजेक्ट कर रही है, जिस पर तुम अपने दिल की कसक दबा लेते हो नाक को और फिर बेड से उठकर नीचे उतर जाते हो। तभी बेड पर लेटी लिंग चिंगशू धीरे से बैठ जाती है और ठंडे चेहरे से तुम्हारी तरफ देखकर कहती है, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो कोई ढंग का काम ढूंढ लो। अगर तुम मेहनत करोगे तो महीने के 10-12 युआन आराम से मिल जाएंगे, फिर हमारा घर जैसे तैसे चल जाएगा। अपनी वाइफ को इतने दिनों बाद खुद से बात करते देखकर तुम राहत की सांस लेते हो, क्योंकि तुम जानते थे कि लिंग चिंगशू तुम्हारी फिक्र कर रही है। लेकिन भगवान ने तुम्हें दूसरी जिंदगी सिर्फ ऐसे ही नहीं दी थी। तुम जानते थे कि आगे चलकर जब सब खुल जाएगा तब तुम्हें बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी। पिछली लाइफ में जब लिंग चिंगशू और तुम्हारी बेटी तुम्हें छोड़कर चली गई थी तब तुम कई दिनों तक एक आवारा कुत्ते की तरह भटकते रहे थे, जिसके बाद तुम्हें एक ऐसा आदमी मिला था जिसने तुम्हें सरकारी दुकान में वेटर की नौकरी दिलवाई थी। फिर क्योंकि तुम लोगों से अच्छी तरह बात कर लेते थे, धीरे धीरे तुम मैनेजर बन गए थे और उसी वजह से तुम्हें बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला था। लेकिन अभी के लिए सबसे जल्दी पैसे कमाने का तरीका वही था। ऊपर से तुम्हारे पास पिछली लाइफ की यादें भी थीं। तुम्हें पता था कि कौन सी जगह पर
पर कौन सा स्टोन फॉक्स मिलता है, ऐसे मौके को तुम कैसे छोड़ सकते थे। बस प्रॉब्लम ये थी कि तुम अपनी वाइफ को ये सब समझा नहीं पा रहे थे। लिंग चिंगशू तुम्हें चुप देखकर कहती है, तुम बार बार पहाड़ पर जाने की जिद क्यों कर रहे हो। जब वह देखती है कि तुम कुछ नहीं बोल रहे, तब वह समझ जाती है कि तुम्हारा वही पुराना जिद्दी स्वभाव अभी भी है, जिस पर वह चुपचाप कंबल खींचती है और वापस लेट जाती है। उधर किचन की टेबल पर तुम्हारे लिए कॉर्न मील की रोटियां रखी हुई थीं। उसकी बात सुनकर तुम उसकी तरफ देखते हो। उसके चेहरे पर हल्की सी लाली थी जिसे वह छुपा नहीं पा रही थी। फिर तुम उसके पास जाते हो और उसके गाल पर हल्का सा किस कर देते हो। पत्नी, मैंने कल बड़े भाई से कह दिया था कि आज तुम्हें उनके यहाँ काम करने नहीं जाना है, और किचन में जो पोर्क रखा है उसका आधा मैंने बड़ी भाभी के घर भेज दिया है। लिंग चिंगशुए तुम्हें अपनी तरफ आते देखकर पहले तो डर जाती है। उसे लगता है कि शायद उसने तुम्हें नाराज कर दिया है और अब तुम उसे फिर मारोगे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि तुम उसे किस करोगे। ऊपर से तुम्हारी बाकी बात भी वह ठीक से सुन नहीं पाती। फिर तुम बेटी को भी एक बार किस करते हो और उसके बाद घर से निकल जाते हो। जब तक लिंग चिंगशु संभलती तब तक तुम बहुत दूर जा चुके थे। अब उस हल्की रोशनी वाले कमरे में सिर्फ लिंग चिंगशु और कोट पर सो रही उसकी बेटी रह जाती हैं। हालांकि अभी सुबह ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन लिंग चिंगशु बार बार करवट बदलती रहती है। उसे बिल्कुल नींद नहीं आती। वह ऐसे ही बेड पर पड़ी रहती है जब तक कि धूप सीधे आंगन में नहीं आ जाती। तभी बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है। अरे चौथी बहू, सुना है कल रात तुम्हारे घर मीट बना था, क्या तुम्हारे आदमी ने कहीं से पैसे जीत लिए क्या। बाहर खड़ी थी दूसरी भाभी लियू गुई हुआ, और जवाब का इंतजार किए बिना ही वह सीधे किचन की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही वह किचन के दरवाजे तक पहुंचती है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। अरे बाप रे, इतना सारा मीट। उसे यकीन ही नहीं होता, क्योंकि उसके घर में आधे साल से मीट नहीं बना था और उसका बच्चा कई दिनों से रो रहा था, लेकिन वह उसे खरीद कर नहीं दे पाई थी। फिर उसकी नजर किचन की दीवार पर टंगे आधे फीजिन पर जाती है, जिसे देखकर वह और भी बेचैन हो जाती है। लिंग चिंगशु उसकी बातें सुनकर धीरे धीरे नाराज होने लगती है। दूसरी भाभी, आपको कहना क्या है। अगर उसने कुछ गलत किया है तो पुलिस खुद देख लेगी, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर लियू गुइहुआ पहले तो और कुछ बोलने वाली थी, लेकिन फिर अचानक उसे कुछ याद आता है और वह अपनी बात रोक लेती है। फिर वह नकली मुस्कान के साथ कहती है, अरे मैं तो बस तुम्हारे आदमी की फिक्र कर रही थी, आखिर हमारा भी तो भाई है। वैसे मेरा बेटा कई दिनों से मीट खाने के लिए रो रहा है, क्या तुम मुझे 5 पाउंड मीट उधार दे सकती हो, बाद में तुम्हारा दूसरा भाई लौटा देगा। 2 साल से ज्यादा समय साथ रहने के बाद लिंग चिंगशु अच्छी तरह जानती थी कि यह दूसरी भाभी कैसी है। उसके घर जो चीज चली जाती वह कभी वापस नहीं आती। अब वह सीधा 5 पाउंड मीट मांग रही थी। ऊपर से लिंग चिंगशु के पास इतना बड़ा फैसला लेने का हक भी नहीं था, जिस पर वह धीरे से कहती है, दूसरी भाभी आप चौथे को आने दो, फिर उससे पूछ लेना। इतना कहकर वह आगे बढ़ती है और किचन का दरवाजा जोर से बंद कर देती है। लियू गुइहुआ यह देखकर बहुत नाराज हो जाती है। ठीक है, जब चौथा वापस आए तो उससे कहना मीट मेरे घर भिजवा दे। इतना कहकर वह मुड़कर चली जाती है, लेकिन जाते जाते उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान बनी रहती है। उधर तुम पिछली लाइफ की यादों के सहारे बहुत मुश्किल से एक और स्टोन फॉक्स वाली जगह ढूंढ लेते हो, और कल वाले एक्सपीरियंस की वजह से इस बार जैसे ही उस स्टोन फॉक्स की पतली जड़ मिट्टी के बाहर दिखती है, तुम तुरंत उसे पहचान लेते हो। और ये वाला स्टोन फॉक्स कल वाले से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। अंधेरा होने तक तुम बड़ी वाली चीज को बहुत ध्यान से बाहर निकाल लेते हो, जिस पर जैसे ही तुम पहाड़ से नीचे उतरकर घर जाने वाले होते हो, तभी तुम पीछे मुड़ते हो और अचानक से एक प्लम ब्लसम ड्यू से टकरा जाते हो, जो यहाँ वेट लेक को कुतरने के लिए आया हुआ लगता है। जिस पर तुम तुरंत कल वाला एक्सचेंज किया हुआ शॉटगन निकालते हो, और फिर अगले ही पल जीरो में जोरदार फायरगन गूंजती है। ये सुनकर डर से सारे बर्ड्स इधर उधर उड़कर भाग जाते हैं। इसके बाद घर पर जीरो ग्रीन स्नो खाना बना चुकी होती है और अपनी बेटी के लिए मिल्क पाउडर भी गर्म करके रख चुकी होती है, लेकिन फिर भी उसे तुम वापस आते हुए दिखाई नहीं देते। जिस पर उसके मन में यही आता है कि शायद ऐसी चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं, लेकिन फिर भी उसे जमीन से जुड़े रहना है और कोई क्राफ्ट सीखना है। जिस पर लिंग चिंगशु कुछ देर के लिए चुप होकर खड़ी रहती है, और तभी तुम धीरे धीरे कोर्टयार्ड में अंदर आते हो। फिर तुम फ्रेम से वो चीज बाहर निकालते हो, जिसे देखकर घर के अंदर बैठी लिंग चिंगशु को कुछ आवाज सुनाई देती है, जिस पर वह अपनी बेटी को गोद में उठाकर बाहर आती है और फिर तुम्हारी तरफ देखकर कहती है, हाथ धो लो और खाना खा लो। यह कहने के बाद वह अपनी बेटी को लेकर फिर से कमरे के अंदर चली गई। फिर जब तुम टेबल पर रखा गर्मा गर्म खाना देखते हो तो तुम्हारी आंखें भरने लगती हैं, जिस पर तुम्हारे मन में आता है कि काश तुम अपनी पिछली जिंदगी में वापस जाकर खुद को ही मार सकते। इसके बाद तुम जल्दी जल्दी खाना निगलते हो और फिर कहते हो, डॉटर इन लॉ, मैं थोड़ी देर में विलेज चीफ के घर जाऊंगा और अगले कुछ दिनों में हमारे घर में वायर भी लगवा दूंगा। ये कहने के बाद तुम चुपके से लिंग चिंगशु की तरफ देखते हो, क्योंकि तुम्हें डर होता है कि कहीं तुमने फिर से उसे नाराज तो नहीं कर दिया। जिस पर लिंग चिंगशु के चेहरे का एक्सप्रेशन तुम तुरंत पकड़ लेते हो। फिर तुम अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखते हो, दरवाजे तक जाते हो और स्क्रू फ्रेम को उठाकर घर के अंदर ले आते हो। जिसके बाद तुम कहते हो, जस्ट डॉटर इन लॉ, ये आज मैंने पहाड़ पर खोदा है और फिर किसी दिन मैं इसे सिटी में ले जाकर किसी दुकान पर बेचने के लिए पूछूंगा, शायद इसकी अच्छी प्राइस मिल जाएगी। जिस पर लिंग चिंगशु उस वेट पेस्ट को बिना पलक झपकाए देखती रहती है। फिर वह धीरे से सिर उठाकर तुम्हारी तरफ देखती है और यकीन न करने वाले अंदाज में पूछती है, क्या ये सच में तुमने खोदा है। जिस पर तुम तुरंत कहना शुरू करते हो, गया, मैं कसम खाता हूँ, मैंने इसे ना चोरी किया है और ना ही किसी से छीना है। ये सच में पूरे दिन पहाड़ में खोदने का रिजल्ट है। यह सुनकर लिंग चिंगशु कुछ देर तक शांत चेहरे से तुम्हें देखती रहती है और फिर धीरे से सिर हिला देती है। इसके बाद वह कहती है, दिन में हमारी सेकंड सिस्टर इन लॉ आई थी, वो 5 पाउंड पोर्क उधार मांग रही थी। जिस पर तुम देखते हो कि लिंग चिंगशु का चेहरा उतर गया है और वह साफ तौर पर नाराज लग रही है।
जिसे देखकर तुम्हें समझ आ जाता है कि तुम्हारे घर पर ना होने की वजह से सेकंड सिस्टर इन लॉ ने उसे जरूर कुछ कहा होगा, जिस पर तुम सीरियस होकर कहते हो, अब से इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में रहेगी, पैसे और सामान सब तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगे, अगर तुम उसे उधार नहीं देना चाहती तो हम बिल्कुल नहीं देंगे। यह सुनकर लिंग चिंगशू कुछ देर तक चुप रहती है और फिर गुस्से में कहती है, मैं उसे बिल्कुल नहीं देना चाहती। सेकंड सिस्टर इन लॉ हमेशा बोलती है कि बाद में वापस कर देगी, लेकिन वो कभी भी कुछ वापस नहीं करती, और ये पहली बार भी नहीं है कि उसने हमारा सामान लिया हो और लौटाया ना हो। यह सुनकर तुम्हारे चेहरे पर एक राहत भरी स्माइल आ जाती है। फिर तुम धीरे से उसका नोज छूते हो और कहते हो, अगर तुम नहीं देना चाहती तो हम नहीं देंगे, हम उसकी वजह से बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। जिस पर तुम्हारी स्माइल देखकर लिंग चिंगशू कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है। फिर वह अपनी बेटी को उठाती है और धीरे धीरे वापस कमरे की तरफ चली जाती है। इसके बाद पेट भरकर तुम जल्दी से बर्तन धोते हो, फिर आधा कैटी मीट काटते हो और अंधेरे में घर से बाहर निकल जाते हो। फिर तुम झेंगुओ के घर पहुंचते हो, जिस पर वह तुम्हें देखकर कहता है, इतनी रात को मुझे ढूंढने क्यों आए हो, क्या बात है? जिस पर वह तुम्हारे हाथ में पकड़ा मीट लेते हुए पूछता है। फिर तुम कहते हो कि मैं घर में इलेक्ट्रिक लाइट लगवाना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम हेल्प कर देना। यह सुनकर वह तुरंत कहता है, ठीक है, मैं कल तुम्हारे लिए ये काम अरेंज कर दूंगा। जिस पर तुम ज्यादा कुछ नहीं कहते और वापस मुड़कर घर की तरफ निकल जाते हो। लेकिन जैसे ही तुम किचन के पास पहुंचते हो तभी तुम्हें अंदर से कोई आवाज देती है, जिस पर तुम एकदम रुक जाते हो, जैसे तुम्हारा पूरा शरीर वहीं जम गया हो। फिर अंदर से धीरे धीरे एक आवाज आती है, तुम क्या कर रही हो? यह सुनकर लिंग चिंगशू डर से कांप जाती है, क्योंकि उसने तुम्हारी आवाज पहचान ली थी। जिस पर उसके मुंह तक गया हुआ बोन नीचे जमीन पर गिर जाता है और फिर वह डरते हुए कोर्ट यार्ड में खड़े तुम्हारी तरफ देखने लगती है। फिर वह कांपती हुई आवाज में कहती है, मुझे मत मारना, ये सब तो तुमने खुद छोड़ दिया था, मुझे बस लगा कि इसे फेंकना बेकार होगा। यह सुनकर तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम पर एक साथ 5 बिजली गिर गई हो। तुम्हें जिंदगी में पहले कभी इतना पछतावा नहीं हुआ था। जिस पर तुम सीधे उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाते हो और यह देखकर लिंग चिंगशू डर के मारे चीख पड़ती है, तुम क्या करना चाहते हो? जिस पर लिंग चिंगशू हल्का सा सिर नीचे करती है और अपने सामने घुटनों पर बैठे आदमी को देखती है। फिर वह अचानक नोटिस करती है कि तुम रो रहे हो, जिस पर उसका लंबे समय से बंद पड़ा दिल थोड़ा सा पिघलने लगता है, क्योंकि उसने पहली बार देखा था कि उसकी डॉटर इन लॉ उसके छोड़े हुए लेफ्टओवर्स खा रही थी। और यह सब देखकर तुम्हें ऐसा फील होता है जैसे किसी ने तुम्हारे दिल में नाइफ घोंप दी हो। जिस पर तुम जमीन से उठते हो, अपनी डॉटर इन लॉ के सफेद घुटनों को पकड़ लेते हो और फिर सिर झुकाकर उसकी आंखों के किनारे जमा आंसुओं को पोंछने लगते हो। फिर तुम धीरे से कहते हो, थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा, मैं खुद अंदर लेकर आऊंगा, तुम मेरी सबसे बड़ी बेनिफैक्टर हो। यह सुनकर लिंग चिंगशू इस बात का मतलब समझ नहीं पाती, जिस पर वह किसी घोस्ट की तरह जल्दी से किचन से बाहर निकल जाती है। इसके बाद तुम कुछ देर तक किचन में लगे रहते हो और फिर थोड़ी देर बाद एक प्लेट में खुशबूदार फ्राइड पोर्क स्लाइसेस तैयार हो जाती हैं। लेकिन उस समय तुम्हारा पूरा दिमाग बस इसी बात से भरा होता है कि तुम्हारी डॉटर इन लॉ इतनी भूखी थी, फिर भी उसने कभी पेट भरकर एक बाइट तक नहीं खाई। जिस पर जैसे ही तुम खाना लेकर कमरे में अंदर जाते हो तभी तुम्हारी नजर सामने रखे एक सफेद मॉन्यूमेंट पर पड़ती है। यह देखकर तुम वहीं रुक जाते हो और अगले ही पल तुम्हारे अंदर का सारा खून जैसे उबलने लगता है। फिर तुम कहते हो, तुम्हें अब पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस पर पीछे से कोई तुम्हें पकड़कर तुम्हारी बाहों में आ जाता है। फिर तुम महसूस करते हो कि वो लिंग चिंगशू है, जिस पर तुम उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेते हो और धीरे से कहते हो, जे डॉटर इन लॉ, अब मुझे छोड़कर मत जाना। और फिर पहली बार लिंग चिंगशू को महसूस होता है कि इस तरह उसके साथ रहना कितना सुकून देने वाला और अच्छा लगता है। यह सब उनकी शादी के बाद पहली बार हो रहा था। दोनों एक ही बेड पर साथ सोए हुए थे। जिस पर जैसे ही लिंग चिंगशू को पिछली रात की बात याद आती है, उसके गाल गर्म होने लगते हैं। फिर वह अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाती है और जैसे ही उसकी नजर छोटे बेड पर सोई हुई बच्ची पर जाती है, उसका चेहरा अचानक से बदल जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने पिछली रात पूरी रात अपनी बेटी के रोने की आवाज ही नहीं सुनी। जिस पर वह अपनी बेटी को लगातार देखती रहती है। फिर वह धीरे धीरे बेड से नीचे उतरती है और अपनी बेटी के पास जाकर देखती है कि वह पहले ही जाग चुकी है। इस वक्त तुम अपनी बेटी को देखते हो, जिस पर तुम्हारा दिल एकदम नरम पड़ जाता है। फिर तुम बहुत ध्यान से अपनी बेटी को गोद में उठाते हो और वापस बेड पर आ जाते हो। जैसे ही तुम देखते हो कि बच्ची बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। यह देखकर लिंग चिंगशू का दिल भी थोड़ा शांत हो जाता है, जिस पर उसके अंदर का सारा टेंशन धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वह लगभग रोने लगती है। उसे खुद पर गुस्सा आता है कि वह पिछली रात इतनी गहरी नींद में कैसे सो गई। इतनी छोटी बच्ची है, अगर उसे कुछ हो जाता तो वह कैसे जी पाती। फिर तुम कहते हो, डॉटर इन लॉ, तुम न्यू न्यू के साथ लेटी रहो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। ये कहकर तुम जमीन पर पड़े कुचाजी को उठाकर सीधे पहन लेते हो। जिस पर लिंग चिंगशू बच्ची के नीचे डायपर चेक करने लगती है। तभी उसे समझ आता है कि पिछली रात उसे अपनी बेटी के रोने की आवाज क्यों नहीं सुनाई दी, क्योंकि तुमने रात भर बच्ची का ध्यान रखा था। बच्ची के पैदा होने के बाद यह पहली बार था जब तुमने खुद आगे बढ़कर उसका ख्याल रखा था। जिस पर उसके मन में आता है, क्या तुम सच में बदल गए हो और क्या वह एक बार फिर तुम पर भरोसा कर सकती है। दूसरी तरफ तुम किचन में बहुत आसानी से काम कर रहे होते हो। फिर कुछ देर बाद तुम ब्रेकफास्ट तैयार कर लेते हो रजरो और लिंग चिंगशू के बच्ची को लेकर बाहर आने का इंतजार करते हो। थोड़ी देर बाद खाना तैयार हो जाता है, जिसमें टोफू, थोड़ी सी हरी सब्जी, कॉर्नमील बैटर और मल्टीग्रेन स्टीम्ड बन्स होते हैं। फिर तुम लिंग चिंगशू की गोद से बच्ची को ले लेते हो, जिस पर तुम कहते हो, जे डॉटर इन लॉ, तुम पहले जाकर हाथ मुंह धो लो। लिंग चिंगशू थोड़ा परेशान होती है, लेकिन जब
वह तुम्हें इतनी छोटी बच्ची को ऑकवर्ड तरीके से पकड़ते हुए देखती है तो अचानक हंस पड़ती है। फिर वह कहती है, ये तुम्हारी अपनी बेटी है, कोई टाइगर नहीं जो तुम्हें काट लेगी। इसके बाद जैसे ही वह कोर्टयार्ड में आती है, वह देखती है कि लिंग चिंगशू टेबल के पास बैठकर खाना खा रही है और तुम कोर्टयार्ड में बच्ची को गोद में लेकर इधर उधर घूम रहे हो, जिस पर तुम हल्का सा स्माइल करते हो। लेकिन तभी जेंग बोजी अभी अपना खाना खत्म भी नहीं कर पाता और इतने में वांग सनजू किसी को लेकर जल्दी जल्दी आ जाता है। वह विलेज चीफ और इलेक्ट्रिशियन को साथ लेकर कोर्टयार्ड के बाहर पहुंच जाता है ताकि घर में वायर खींच सके। फिर लिंग चिंगशू खाना खत्म करके वापस कमरे में चली जाती है, जिस पर तुम बच्ची को अपनी वाइफ के हाथ में दे देते हो। फिर तुम अपने ढीले कुचा के पॉकेट से बिग फ्रंट डोर सिगरेट्स का एक पैकेट निकालते हो, जिस पर विलेज चीफ अपने हाथ में वो सिगरेट का पैकेट देखकर बड़े पीले दांत दिखाकर हंसता है और कहता है, अरे तुम बदमाश लड़के, अब तो बड़े आदमी बन गए हो। ये चीज 4 सेंट का एक पैकेट आता है। साइड में खड़ा इलेक्ट्रिशियन और भी ज्यादा सीधी स्माइल देता है। फिर वह सिगरेट को अपने कान के पीछे लगाता है, लैडर उठाता है और घर के पीछे की तरफ चला जाता है। उसके लिए तो आज का दिन बहुत अच्छा था, क्योंकि वह आमतौर पर ऐसी सिगरेट पीने की सोच भी नहीं सकता था। फिर जैसे ही तुम कमरे के अंदर आते हो, एक कपड़ा सीधा तुम्हारी तरफ उड़कर आता है। इससे पहले कि तुम समझ पाते क्या हुआ, तभी लिंग चिंगशू कहती है, जल्दी कपड़े पहन लो, ऐसे बिना कपड़ों के घूमते हुए कैसे लग रहे हो। इस वक्त तुम्हारी पीठ पर कुछ स्क्रैचेस भी दिखाई दे रहे होते हैं, जो लिंग चिंगशुए ने पिछली रात छोड़े थे। विलेज चीफ और इलेक्ट्रिशियन ने भी उन्हें देखा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता और तुम ऐसे ही खुले बदन कोर्टयार्ड में घूमते रहते हो, जिस पर लिंग चिंगशू और भी शर्म से लाल हो जाती है। उसे लगता है कि काश जमीन में कोई गड्ढा होता और वह उसमें छिप जाती, क्योंकि बाहर वाले लोग सामने खड़े थे और वह तुम्हें ठीक से कुछ कह भी नहीं पा रही थी। फिर जब तुम पहाड़ पर चले जाते हो, तब जाकर लिंग चिंगशू थोड़ा शांत होती है। उसके गर्म गाल धीरे धीरे नॉर्मल होते हैं। फिर वह बेड से चादर उतारकर उसे साफ करने लगती है। इसके बाद वह बच्ची का छोटा कॉट कोर्टयार्ड में ले आती है, बच्ची को उसमें लिटाती है और फिर एक बेसन में पानी भरकर बेड धोने की तैयारी करती है। तभी जीरो की माँ एक बास्केट लेकर आती है। उस बास्केट में कुछ अंडे और थोड़ा सा मीट होता है, जिस पर लिंग चिंगशू जल्दी से अपने हाथ पहुंचती है और खड़ी होकर कहती है, मॉम आप यहाँ कैसे। फिर मदर जीरो अपने हाथ की बास्केट लेकर सीधे किचन में चली जाती है। उसकी नजर बार बार अपनी बेटी पर जाती है। वह उसके पुराने और ढीले कपड़ों को देखती है और उसकी आंखें भरने लगती हैं। फिर वह जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगती है। इसके बाद वह कॉट पर सोई हुई अपनी ग्रैंड डॉटर को देखती है और फिर कहती है, मैं घर का काम खत्म करके तुमसे मिलने चली आई। यह कहते हुए उसकी नजर बार बार उन टूटे हुए मिट्टी और घास के बने घरों पर जाती रहती है और उसके दिल में हमेशा यही चलता रहता है कि उसे उस समय इस शादी के लिए हाँ नहीं कहनी चाहिए थी। उसने अपनी बेटी चिंगशू की जिंदगी खराब कर दी। फिर वह धीरे से कहती है, मैंने बहुत सोच लिया है, अगर तुम सच में उसके साथ नहीं रह सकती तो उसे छोड़ दो। तुम अभी जवान हो, तुम्हारी पूरी जिंदगी बाकी है, तुम अपनी पूरी जिंदगी उसके हाथों बर्बाद मत होने दो। अपनी माँ की बात सुनकर लिंग चिंगशू कुछ देर के लिए चुप रह जाती है। फिर वह स्टूल पर बैठ जाती है। उसे वो दिन याद आता है जब बच्ची के पैदा होने के बाद तुमने उसके मायके से उधार लिए हुए पैसे, जो बच्ची के लिए राइस सीरियल खरीदने के लिए थे, उनसे शराब खरीद ली थी। उस दिन उसे सच में पूरी तरह होपलेस फील हुआ था। उसे लगता था कि तुम्हारे साथ रहते हुए उसे कभी कोई उम्मीद नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि उसके मन में मरने का ख्याल भी आने लगा था। वह अपनी बेटी मेनी को गोद में लेकर रिजर्वॉयर में कूद जाना चाहती थी। लेकिन फिर जब तुम होश में आए तो सबसे पहले तुम बहुत गुस्सा हुए और फिर तुमने लगातार एक के बाद एक बड़ी बड़ी सिगरेट पी ली। फिर वह जैसे बेहोशी में बाहर जाती है और बच्ची के लिए राइस सीरियल खरीद कर वापस आती है। लेकिन अगले कुछ दिनों में वह तुम्हें देखती है तो उसे लगता है कि तुम सच में बदल गए हो। तुम अब बाहर नहीं जाते, शराब नहीं पीते और ना ही पहले जैसी हरकतें करते हो, जिस पर उसकी माँ सोचती है कि शायद उसे बच्ची की चिंता है। फिर वह कहती है, अगर तुम बच्ची को साथ रखना चाहती हो तो आगे से तुम्हारी माँ भी तुम्हारी मदद कर सकती है। फिर वह थोड़ी देर रुकती है और कहती है, बस अगर आगे चलकर तुम बच्ची को साथ रखोगी तो दोबारा शादी करना आसान नहीं होगा। वैसे भी आजकल डिवोर्स बहुत कम होते हैं। चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, औरतों को दांत भींचकर उसे सहना पड़ता है। यह सुनकर कि उसकी माँ डिवोर्स के बाद दूसरी शादी तक के बारे में सोच रही है, लिंग चिंगशुए अपनी बच्ची को अपनी माँ की गोद से ले लेती है। फिर वह कहती है, माम मैं अब भी डिवोर्स नहीं करना चाहती। जिस पर वह तुम्हारी तरफ देखती है और धीरे धीरे कहती है, वो अब सच में बदलते हुए लग रहे हैं। फिर वह बच्ची के बॉडी पर पहनी हुई नई ड्रेस को पकड़ती है और कहती है, ये कपड़े उन्होंने खुद पैसे कमाकर बच्ची के लिए खरीदे हैं और मेरे लिए भी एक सेट खरीदा था, लेकिन मैंने अभी तक पहना नहीं। मदरलिन अपनी बेटी को देखती रहती है। उसकी सफेद और नर्म फेस पर बहुत समय बाद फिर से हल्की लालिमा दिखाई देती है। उसकी आंखें भी पहले की तरह चमकती हुई लगती हैं। यह देखकर वह कुछ देर के लिए चुप रह जाती है, क्योंकि उसने कल ही पड़ोस वाली दूसरी औरत को कहते हुए सुना था कि तुमने बाहर वालों से 50 युआन उधार लिए हुए हैं। इतना बड़ा कर्ज है और तुम कोई काम भी नहीं कर रहे थे, तो फिर तुम वो पैसा कैसे वापस करोगे। जिस पर वह इसी बात की चिंता में सुबह सुबह यहाँ चली आई थी। लेकिन अब अपनी बेटी के चेहरे को देखकर उसे लगता है कि यह सब फेक नहीं है। अगर तुम सच में बदल गए हो तो वह भी इस पैसे को वापस करने का रास्ता ढूंढ लेगी। चाहे उसे अपना सब कुछ क्यों ना बेचना पड़े, फिर भी वह तुम्हारी मदद करेगी। यह सोचकर वह अपनी बेटी को वो बात नहीं बताती जो उसने बाहर सुनी थी, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसकी बेटी फिर तुम्हारे साथ झगड़ा ना कर बैठे। जिस पर वह अपनी आंखों के आंसू पोंछती है और खुश होकर सिर हिला देती है। फिर कहती है, अगर वो सच में बदल गए हैं तो अब मुझे भी चैन मिलेगा। उसी समय तुम पहाड़ पर पहुंच चुके होते हो।
फिर तुम एक साथ 2 पूरे बकेट भर लेते हो और मन ही मन हिसाब लगाने लगते हो कि अब तुम्हें 1-2 मंजिला घर बनाना चाहिए। तुम सोचते हो कि घर बनाने में कितना पैसा लगेगा। फिर तुम स्टोन लेक की कीमत के हिसाब से जोड़ने लगते हो, जिसे तुम अभी खोद कर निकाल सकते हो, जिस पर तुम्हें लगता है कि अगर तुम घर भी बनाओगे तो भी तुम्हारे पास इस जमाने में काफी पैसे बच जाएंगे, क्योंकि इस वक्त 10,000 युआन वाले घर बहुत कम होते हैं। फिर तुम सोचते हो कि अगले 2 साल तक तुम्हें गांव में ही रहना पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले रहने की जगह को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि अभी तुम जिस टूटे हुए मिट्टी के घर में रहते हो उसमें अंदर जाते ही ऐसा लगता है कि सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता। घर इतना छोटा है कि कमर तक सीधी नहीं हो पाती और ऊपर से पूरा घर धूल से भरा रहता है। इस समय तुम्हारा भाई यागन बिल्कुल नहीं जानता था कि तुम्हारी मदर इन लॉ तुम्हारी वाइफ के साथ बैठकर डिवोर्स की बात कर रही थी। अगर तुम्हें यह सब पता चल जाता तो शायद तुम्हारा पहाड़ पर जाकर स्टोन लेक खोदने का मन भी नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे लिए पैसा कमाना जरूरी था, लेकिन तुम्हारी वाइफ और बच्ची से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं था। वैसे भी तुम्हें पिछले जन्म से पैसा कमाने का तरीका पता था, इसलिए इस वक्त तुम्हें पैसे की उतनी जल्दी नहीं थी। मदरलिन ने कुछ भी खाने से मना कर दिया, क्योंकि उसे जल्दी घर वापस जाना था। उसे डर था कि अगर वह एक निवाला और खा लेगी तो उसकी बेटी को एक निवाला कम खाना पड़ेगा। लिंग चिंगशू उसे बहुत रोकती है, लेकिन वह नहीं रुकती, जिस पर लिंग चिंगशू किचन में टंगा हुआ मीट उतारती है और उसका बड़ा हिस्सा नाइफ से काटकर जल्दी जल्दी बाहर ले जाती है। फिर वह कहती है, इसे घर ले जाओ, बड़े भैया और भाभी को खिला देना। मदरलिन इतना बड़ा मीट का टुकड़ा देखकर तुरंत मना कर देती है। वह हाथ जोड़कर कहती है कि उसे यह नहीं चाहिए, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर तुम्हें पता चल गया कि उसकी बेटी अपने मायके वालों के इतने करीब है तो तुम उसे मारोगे, और उसे यह भी डर होता है कि उसकी बेटी खुद कुछ खाए बिना रह जाएगी। फिर वह कहती है, तुम इसे खुद रखो और खाओ, हमारे घर में इसकी कमी नहीं है। तुम खुद देखो तुम कितनी कमजोर हो गई हो, अगर तुम ठीक से नहीं खाओगी तो बच्ची को दूध कहां से मिलेगा। लिंग चिंगशू दरवाजे पर खड़ी रहती है और अपनी मां को दूर जाते हुए देखती रहती है। जब तक वह उसे दिखाई देना बंद नहीं हो जाती तब तक वह वहीं खड़ी रहती है। फिर वह मीट लेकर वापस किचन में चली जाती है। तभी बाहर से झांगोइलान आती है। उसकी स्किन काली थी और वह दीवार के सहारे खड़ी होकर हाथ में कच्ची मूली लिए हुए थी। फिर वह कहती है, सिस्टर तुम पूरे दिन बाहर नहीं निकलती, बाहर तो बहुत बातें फैल रही हैं। कल रात तुम्हारी सेकंड सिस्टर इन लॉ को तुम्हारे सेकंड ब्रदर ने बहुत डांटा था। उसकी रोने की आवाज कई घरों तक सुनाई दे रही थी। किचन से बाहर आई लिंग चिंगशू कोर्टयार्ड में रखे स्टूल पर बैठ जाती है। फिर वह धीरे से पूछती है, क्या हुआ था, जिस पर झांगोइलान भी एक स्टूल खींचकर उसके सामने बैठ जाती है। फिर वह अपनी आवाज और धीमी करके कहती है, बाहर लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे सेकंड ब्रदर के घर का जो छोटा बच्चा है वो असल में तुम्हारे सेकंड ब्रदर का नहीं है। यह सुनकर लिंग चिंगशू के हाथ का काम अचानक रुक जाता है। फिर वह हैरानी से झांगोइलान की तरफ देखती है, जिस पर झांगोइलान और धीरे से कहती है, लोग कह रहे हैं कि वो तुम्हारे बड़े भाई का बच्चा है। यह सुनकर लिंग चिंगशू की आंखें एकदम फैल जाती हैं। झांगोइलान अपने हाथ की बची हुई मूली मुंह में डालती है और फिर उसके कान के पास झुककर धीरे धीरे सारी बात बताने लगती है, जिस पर लिंग चिंगशू पूरी बात सुनकर एकदम हैरान रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पहले वह अपने बड़े भाई की बहुत इज्जत करती थी। लिंग चिंगशू हमेशा सोचती थी कि उसके बड़े भाई बहुत सीधे और ईमानदार हैं, वो हर काम बराबरी से करते हैं और बिल्कुल एक बड़े भाई जैसे लगते हैं। लेकिन यह सब सुनने के बाद उसके मन में उनके लिए कुछ अलग ही सोच आने लगती है। उसे समझ ही नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिस पर झांगोइलान उसके रिएक्शन को देखकर काफी खुश लगती है। फिर वह उसकी पीठ थपथपाती है और कहती है, ठीक है सिटी वाली छोटी बहू, अब मैं घर जाकर खाना बनाती हूँ, तुमसे बाद में बात करूंगी। उस रात तुम बहुत देर से घर वापस आते हो, जिस पर इस बार जैसे ही तुम घर के पास पहुंचते हो तुम्हें दूर से ही घर में जलती हुई लाइट दिखाई देती है। यह देखकर तुम मन ही मन सोचते हो कि इलेक्ट्रिक लैंप सच में तेल वाले लैंप से कहीं ज्यादा ब्राइट है। फिर जैसे ही लिंग चिंगशू तुम्हें आते हुए देखती है, वह जल्दी से किचन से गर्म खाना और सफेद आटे के स्टीम्ड बंस लेकर बाहर आ जाती है। फिर वह कैजुअली पूछती है, आज इतनी देर कैसे हो गई। लेकिन तभी उसकी नजर तुम्हारे बॉडी पर लगी हुई मिट्टी पर जाती है, जिस पर वह तुरंत खाना नीचे रखती है और तुम्हारे कपड़ों पर लगी मिट्टी साफ करने लगती है, जिस पर तुम जल्दी से उसका हाथ रोक लेते हो। फिर मुड़कर हॉल का दरवाजा बंद कर देते हो। इसके बाद तुम सिरहाने के पास रखे हुए हैशटैग में हाथ डालते हो और वहां से कुछ निकालकर बहुत संभालकर टेबल पर रखते हो। फिर तुम वो वेट पेस्ट बाहर निकालते हो जो तुम्हें आज अचानक मिला था। लेकिन तुम अपनी वाइफ को यह नहीं बताते कि आज तुम्हें अचानक इतना बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि तुम सोचते हो कि आज की रात तुम अपनी वाइफ के साथ अच्छे से बिताओगे और कल पहाड़ पर नहीं जाओगे, बल्कि पहले इन चीजों को बेचने जाओगे। लिंग चिंगशू टेबल पर रखी उस काले भूरे रंग की चीज को ध्यान से देखती है। उसका शेप थोड़ा जिंजर जैसा होता है, जिस पर वह कुछ सोचते हुए कहती है, मुझे लगता है मैंने इसे किसी किताब में देखा है। फिर वह थोड़ा डाउट में पूछती है, क्या ये न्यूक्लियर हैंड हाउस है। यह सुनकर तुम खुद हैरान रह जाते हो, क्योंकि तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी वाइफ इसे पहचान लेगी। गांव के ज्यादातर लोगों को तो अभी तक इसकी असली कीमत भी नहीं पता थी। अगर पहाड़ पर इतने अच्छे ट्रेजर ना होते तो लोग बहुत पहले ही स्टोन लेक और हैंड हाउस जैसी चीजों को पूरी तरह खोद कर खत्म कर चुके होते। यह चीज कई सालों तक बहुत महंगी रही थी। फिर बाद में इसकी खेती करने का तरीका आ गया और इसे आर्टिफिशियल तरीके से उगाया जाने लगा, जिसके बाद यह मार्केट में आसानी से मिलने लगी। लेकिन फिर भी जंगल में मिलने वाली ऐसी चीजों की कीमत आज भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वाइल्ड वाली चीजें लगभग मिलती ही नहीं है।
जिस पर तुम मुस्कुराते हो और अपनी वाइफ को अपनी बाहों में खींच लेते हो। फिर उसके गोरे और मुलायम चेहरे पर धीरे से किस करते हो। फिर उसकी चमकती हुई आंखों को देखते हुए कहते हो, हाँ ये वही है, कल मैं तुम्हें और बच्ची को सिटी लेकर जाऊंगा और वहीं इन सब चीजों को फार्मेसी में बेच दूंगा। लेकिन जैसे ही लिंग चिंगशू यह सुनती है कि तुम बच्ची को भी बाहर ले जाना चाहते हो, उसका पूरा शरीर एकदम सख्त हो जाता है, क्योंकि उसे तुम्हारी पहले की बात याद आ जाती है जब तुमने कहा था कि बच्ची को सिटी में किसी ऐसे घर में बेच देंगे जहां बच्चे नहीं हैं। जिस पर उसके मन में डर फिर से वापस आ जाता है। उसे नहीं पता कि तुम सच में बदल गए हो या फिर पहले की तरह वही सब करने वाले हो। फिर वह धीरे से तुम्हारी बाहों से खुद को अलग करती है और बहुत सावधानी से कहती है, बेटी अभी बहुत छोटी है, हम नहीं जाएंगे, तुम पहले हाथ धो लो और खाना खा लो। यह सुनकर तुम तुरंत समझ जाते हो कि कुछ गड़बड़ है। तुम तो बस उसे बाहर घुमाने ले जाना चाहते थे और उसके लिए कुछ सर्दियों के कपड़े भी खरीदना चाहते थे, लेकिन अब तुम्हें महसूस होता है कि वह फिर से तुमसे डरने लगी है। उसे अभी भी लगता है कि तुम उसकी बेटी को नुकसान पहुंचा सकते हो और तुम्हारे किए हुए पुराने काम इतने बुरे थे कि उसका तुम पर दोबारा भरोसा करना आसान नहीं था। जिस पर तुम चुपचाप अपनी शर्ट उतारते हो, दरवाजा खोलकर बाहर जाते हो और जल्दी से मुंह धोकर वापस कमरे में आकर बैठ जाते हो। फिर तुम्हारी नजर टेबल पर रखे खाने पर जाती है। वहां एक प्लेट में गोल्डन स्क्रैम्बल्ड एग्स रखे होते हैं और सुबह के बचे हुए फ्राइड पोर्क भी रखे होते हैं, जिस पर तुम सोचते हो कि उसने दोपहर में भी ठीक से नहीं खाया होगा। अगर वह इसी तरह बचत करती रही तो वह खुद को और बच्ची को कैसे संभालेगी। फिर तुम मन ही मन सोचते हो कि तुम्हें जल्दी से ज्यादा पैसे कमाने होंगे ताकि वह बिना डर के जी सके। फिर तुम पूछते हो, डॉटर इन लॉ ये एग्स कहाँ से आए। लिंग चिंगशू सिर झुकाकर तुम्हारे लिए बैटर सूप बनाती है। फिर धीरे से कहती है, तुम्हारे जाने के कुछ देर बाद मेरी माँ आई थी, वही ये सब देकर गई हैं, लेकिन उसने डिवोर्स वाली बात तुम्हें बिल्कुल नहीं बताई। यह सुनकर तुम्हें तुरंत याद आता है कि पहले तुमने अपनी मदर इन लॉ से शराब पीने के लिए पैसे मांगे थे, जिस पर तुम्हारे मन में आता है कि जब तुम कल ये चीजें बेच दोगे तो सबसे पहले वही पैसे वापस करोगे। फिर तुम हाथ बढ़ाकर अपनी वाइफ को अपने पास बैठा लेते हो और कहते हो, जल्दी खाना खाओ। ये कहकर तुम उसे मिक्सड फ्लावर वाला स्टीम्ड बन पकड़ा देते हो, क्योंकि वह सफेद आटे वाला बन खुद खाने को तैयार ही नहीं होती। उसने आधा सफेद आटा और आधा मोटा आटा मिलाकर बन्स बनाए थे, जिस पर तुम खुद कॉर्नमील वाला बन उठाते हो और बड़ा सा बाइट लेते हो। फिर लिंग चिंगशू धीरे से सिर उठाकर तुम्हारी तरफ देखती है। उसके मन में आता है कि अगर तुम हमेशा ऐसे ही रहो तो कितना अच्छा होगा, लेकिन फिर उसे डर लगता है कि पता नहीं ये सब कितने दिन तक चलेगा। इसी बीच तुम दोनों खाना खा ही रहे होते हो, तभी बाहर से किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। फिर बाहर से कोई जोर से कहता है, चौथे भाई, मैं दूसरा छठा हूं, बाहर आओ, 3 लोग बैठे हैं, बस एक की कमी है, चलो साथ में पीते हैं। यह सुनते ही लिंग चिंगशू का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। उसकी आंखें घबराहट से फैल जाती हैं, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं तुम पहले की तरह फिर उनके साथ शराब पीने और जुआ खेलने ना चले जाओ। यह आवाज सुनकर तुम एक पल के लिए रुक जाते हो। फिर तुम्हें याद आता है कि बाहर कौन है, जिस पर तुम अपने चॉपस्टिक नीचे रखते हो और जैसे ही सिर उठाकर देखते हो तुम्हें अपनी वाइफ का पीला पड़ा हुआ चेहरा दिखाई देता है। फिर तुम तुरंत उठते हो और उसे अपनी बाहों में खींच लेते हो। लिंग चिंगशू के चेहरे पर साफ डर और घबराहट दिखाई दे रही होती है, जिस पर वह तुम्हारी बाहों में सिमट जाती है। उसकी पतली और सफेद उंगलियां तुम्हारे सीने पर पहने छोटे वेस्ट को कसकर पकड़ लेती हैं। उसके होंठ हल्के हल्के कांप रहे होते हैं। फिर वह धीरे से पूछती है, क्या तुम फिर उनके साथ शराब पीने जाओगे। यह सुनकर तुम्हें आखिर समझ आता है कि वह इतनी डरी हुई क्यों है। उसे लगता है कि तुम फिर पहले जैसे बन जाओगे, जिस पर तुम अपना चेहरा उसके बालों के पास ले जाते हो। तुम्हारी ठुड्डी उसके मुलायम बालों को छूती है और तुम्हारी बाहें उसे और कसकर पकड़ लेती हैं। तुम्हें साफ महसूस होता है कि उसका शरीर कितना पतला हो चुका है। शादी के बाद उसने तुम्हारे साथ एक भी अच्छा दिन नहीं देखा था, यहाँ तक कि पेट भरकर खाना भी उसके लिए किसी लग्जरी जैसा बन गया था। लेकिन फिर भी वह अभी तक तुमसे उम्मीद लगाए बैठी थी। वह सच में तुम्हारे साथ एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती थी। जिस पर तुम गहरी सांस लेते हो और अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोकते हुए धीरे से कहते हो, फिक्र मत करो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं उन्हें वापस भेज दूंगा और आगे से उनका साथ भी नहीं रखूंगा। तुम्हारी बात सुनकर लिंग चिंगशू धीरे से अपना चेहरा उठाती है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई होती हैं। फिर वह तुम्हारी तरफ देखते हुए पूछती है, सच में नहीं जाओगे। जिस पर तुम उसकी आंखों में देखते हो, तुम्हें उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ दिखाई देती है। तुम सच में उसे बताना चाहते हो कि तुम बदल चुके हो। फिर तुम उसके नाक के ऊपर हल्का सा किस करते हो और गर्म सांस छोड़ते हुए कहते हो, सच में नहीं जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें अभी यहाँ से भेज देता हूँ। इसके बाद तुम धीरे से उसे वापस स्टूल पर बैठा देते हो। फिर कहते हो, तुम पहले खाना खाओ, मैं अभी आता हूँ। लेकिन जैसे ही तुम उठते हो तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे वेस्ट को अभी भी उसकी उंगलियां कसकर पकड़े हुए हैं, जिस पर तुम सोचते हो कि उसे खुद अपनी आंखों से देखना चाहिए कि तुम उन्हें मना कर रहे हो, ताकि उसे भरोसा हो जाए। फिर तुम सिर झुकाकर उसके बालों पर एक बार और किस करते हो, जैसे तुम उसे शांत करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा बड़ा और गर्म हाथ धीरे से उसकी पीठ थपथपाता है, जिस पर वह धीरे धीरे तुम्हारा वेस्ट छोड़ देती है। फिर तुम उठते हो और बड़े कदमों से कोर्टयार्ड के दरवाजे तक जाते हो। तुम लकड़ी का दरवाजा खोलते हो, जिस पर बाहर खड़े लोग तुम्हें देखकर हंसने लगते हैं। उनमें से एर्ल्यूजी नाम का आदमी सबसे पहले हंसते हुए कहता है, चौथे भाई, तुम भी कमाल हो, भाभी के जाते ही तुम बेड से बाहर नहीं निकल रहे, इतने दिन हो गए और तुम अपने भाइयों के साथ पीने भी नहीं आए। यह सुनते ही तुम्हारा चेहरा ठंडा पड़ जाता है। फिर तुम उसे घूरते हुए कहते हो, चुप हो जा, अगर ठीक से बात नहीं कर सकता तो अपना गंदा मुंह बंद रख। तुम्हारी बात सुनकर बाकी दोनों भी, जो अभी तक हंस रहे थे, तुरंत चुप हो जाते हैं। फिर उनमें से एक जल्दी से कहता है, चौथे भाई, वो तो बस मजाक कर रहा था, उसकी बात का बुरा मत मानो, चलो हम लोग बस साथ में पीने चलते हैं। यह कहते हुए वह तुम्हारे कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करता है, लेकिन तुम तुरंत उसका हाथ हटा देते हो। फिर तुम
तीनों की तरफ देखते हुए कहते हो, आज के बाद अगर शराब पीनी है या जुआ खेलना है तो मेरे पास मत आना। यह सुनकर तीनों एकदम हैरान रह जाते हैं। वो ऐसे तुम्हें देखते हैं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो, जिस पर तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। किसी को भी यकीन नहीं होता कि तुमने यह बात कही है, लेकिन एयर लूसी के चेहरे पर अभी भी बेहुदा सी स्माइल बनी रहती है। फिर वह फिर से हंसते हुए कहता है, क्या बात है चौथे भाई, भाभी ने तुम्हें इतना बांध दिया क्या? अब तो वो ठीक भी हो गई हैं, कभी हमें भी। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता, क्योंकि अगले ही पल तुम जोर से उसे चेस्ट पर किक मारते हो, जिस पर वह सीधा जमीन पर गिर जाता है और दर्द से वहीं पड़ा रह जाता है। फिर तुम उसके पास जाते हो, उसके पैरों पर पैर रख देते हो और नीचे झुककर उसे घूरते हो। अंधेरे में तुम्हारा चेहरा इतना डरावना लग रहा होता है कि वह कांपने लगता है। फिर तुम गुस्से में कहते हो, अगर अगली बार मेरी वाइफ के बारे में एक शब्द भी बोला तो मैं तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा और तुम्हारी तीसरी टांग भी तोड़ दूंगा। यह सुनकर एयरलूजी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। फिर वह दर्द भूलकर दोनों हाथों से तुम्हारे पैर पकड़ लेता है और रोने जैसी आवाज में कहता है, चौथे भाई, मुझसे गलती हो गई, अब मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगा। साइड में खड़े बाकी दोनों लोग भी यह सब देखकर पूरी तरह डर जाते हैं। काफी देर तक उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, क्योंकि इस वक्त तुम बहुत खतरनाक लग रहे होते हो। रात के अंधेरे में तुम्हारा चेहरा ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई गुस्से में भरा हुआ जानवर सामने खड़ा हो, जिस पर उन दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वह बीच में आए, क्योंकि उन्हें आप पता था कि अगर तुम सच में गुस्सा हो गए तो किसी को भी नहीं छोड़ोगे। फिर अचानक तुम्हें लिंग चिंगशू का ख्याल आता है। तुम्हें डर लगता है कि अगर उसने तुम्हें इस हालत में देख लिया तो वह फिर से तुमसे डरने लगेगी, जिस पर तुम गहरी सांस लेते हो और धीरे से पीछे हट जाते हो। फिर तुम जमीन पर पड़े एलूजी को एक आखिरी किक मारते हो और कहते हो, दफा हो जाओ यहां से। फिर तीनों जल्दी जल्दी वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही तुम अपना गुस्सा दबाते हो और वापस कोर्टयार्ड के अंदर आ जाते हो। फिर तुम दरवाजा बंद करके कुंडी लगा देते हो, जिस पर कमरे के अंदर खड़ी लिंग चिंगशू धीरे धीरे तुम्हारी तरफ आती है। तुम्हारे बाहर जाने के बाद उसके लिए हर एक मिनट बहुत मुश्किल हो गया था। उसे लग रहा था कि तुम वापस नहीं आओगे। उसका दिल धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। उसके पेट में भूख से आवाज हो रही थी, लेकिन फिर भी वह टेबल पर रखा गर्म खाना देखकर भी उसे हाथ नहीं लगा पाई थी। अब तुमसे अपने आप एक कौर भी नहीं खाया जाता है। बस कुछ दिनों की मेहनत के बाद जरा सा तुम्हें देखती हूँ, जिस पर मुझे फिर से तुमसे उम्मीद होने लगती है। और मुझे उससे अमीर बनने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो एक स्टेबल लाइफ जी सके। लेकिन अगर वो फिर उन बेकार लोगों के साथ जाकर शराब पीने लगे और उनके बहकावे में आ जाए, जिस पर बच्चा अभी इतना छोटा है, यागन उसे लेकर बाहर भी नहीं जा सकता था, क्या वो सच में डिवोर्स करने वाला था? यह सोचकर वो वहीं स्टंट रह जाती है। तभी उसे बाहर से एक स्टेडी सी आवाज सुनाई देती है, जिस पर उसकी नजर अपने आप उसी दिशा में चली जाती है जहां से आवाज आ रही होती है। और अगले ही पल मूनलाइट के बीच एक लंबा सा फिगर अंदर आता दिखता है। यह देखकर लिंग चिंगशू के चेहरे पर, जो अभी तक बिल्कुल बुझा हुआ था, अचानक से एक चमक आ जाती है, क्योंकि वो सच में उन हरामियों के साथ बाहर घूमने नहीं गया था। वो अभी भी थोड़ा शॉक्ड होकर उसे देख ही रही होती है। तभी तुम उसके पीछे आ जाते हो और फिर झुककर उसे अपनी चौड़ी बाहों में भर लेते हो, जिसके बाद तुम सिर झुकाकर अपनी वाइफ के गोरे और मुलायम गाल पर किस कर देते हो और कहते हो, क्या हुआ, मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। ये कहते हुए तुम चॉपस्टिक उसके हाथ में पकड़ा देते हो। फिर खुद टेबल के पास जाकर बैठ जाते हो, जिसके बाद तुम कॉर्नमील के स्टीम्ड बन को उठाकर बड़े बड़े कौर में खाना शुरू कर देते हो। लिंग चिंगशू अभी भी पूरी तरह रिएक्ट नहीं कर पाती है, जिस पर वो धीरे से पूछती है, क्या तुम सच में आगे से उनके साथ नहीं घूमोगे? जिसके जवाब में तुम हंसते हुए कहते हो, रिपोर्ट टू माई वाइफ, मैंने उनसे पूरी तरह रिश्ता तोड़ दिया है और अब मैं उनके साथ कभी नहीं खेलूंगा। यह सुनकर लिंग चिंगशू हल्के से सिर हिला देती है और फिर चुपचाप खाना खाने लगती है। लेकिन खाते वक्त वो बार बार चोरी से अपने आदमी को देखती रहती है, क्योंकि तुम जल्दी जल्दी खाते हो, लेकिन तुम्हारा खाने का तरीका बिल्कुल खराब नहीं लगता है। ऊपर से तुम्हारा हैंडसम फेस और वो ठंडा सा एक्सप्रेशन तुम्हें और भी अच्छा दिखा रहा होता है। जब उसने तुमसे शादी की थी तब अपनी जान बचाने के अलावा एक रीजन ये भी था कि तुम देखने में काफी सीधे और अच्छे लगते थे। उस समय वो तुम्हारे लुक पर ही फिदा हो गई थी, जिस पर उसने अपने भाई के रिश्ते की जगह खुद तुमसे शादी कर ली थी, जबकि तुम उस वक्त बिल्कुल गरीब थे। और फिर जब तुम देखते हो कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें लगातार खोए हुए होकर देख रही है, जिस पर तुम्हें समझ नहीं आता कि उसके छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है, तब तुम उसके बन के ऊपर एक गोल्डन एग रख देते हो। फिर होंठ मोड़ते हुए उसे छेड़कर कहते हो, जल्दी खाओ, बाद में बेड पर तुम्हें जितना देखना है देख लेना। तुम्हारी यह बात सुनकर लिंग चिंगशू तुरंत होश में आ जाती है और फिर तुम्हें घूर कर देखती है, लेकिन उसका चेहरा लाल हो जाता है, जिस पर वो सिर झुकाकर चुपचाप खाने लगती है। खाना खत्म होने के बाद भी तुम जल्दी जाने की कोई जल्दी नहीं दिखाते हो, बल्कि दूसरे कोने वाली बेंच पर टिक कर बैठ जाते हो और फिर लगातार अपनी वाइफ को देखते रहते हो। जितना ज्यादा तुम उसे देखते हो उतना ही ज्यादा उसे पसंद करने लगते हो, क्योंकि उसकी स्किन अभी भी इतनी स्मूथ और साफ होती है कि वो किसी भी रियल स्टार से ज्यादा खूबसूरत लगती है। तभी तुम्हारी नजर उसके हाथ पर जाती है। चॉपस्टिक्स पकड़ते पकड़ते उसकी उंगलियां और हाथ की हड्डियां लाल हो गई होती हैं, जिस पर तुम उसका पतला सा रिस्ट पकड़ लेते हो और उसे अपनी आंखों के सामने खींच लेते हो। उसी वक्त तुम्हें बाहर सूखती हुई बेडशीट याद आती है, जिस पर तुम मन ही मन सोचते हो कि कल जो भी सामान है उसे बेचकर किसी तरह एक वॉशिंग मशीन का टिकट लेना पड़ेगा, क्योंकि इस जमाने में बहुत से लोग वॉशिंग मशीन के बारे में जानते भी नहीं हैं, और जो जानते हैं वो भी पैसे खर्च करने से कतराते हैं। लेकिन लिंग चिंगशू जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लेती है और घबराकर तुम्हें देखने लगती है। फिर धीरे से कहती है, अगर तुम खाना खा चुके हो तो जाओ, पानी गर्म कर लो और जाकर नहा लो। जिस पर तुम उठते हो और फिर उसके गाल पर एक किस करके किचन की तरफ चले जाते हो ताकि पानी गर्म कर सको। तुम्हारे जाने के बाद लिंग चिंगशू धीरे से अपनी चॉपस्टिक नीचे रख देती है और फिर अपने गर्म हो चुके गाल
गाल को छूती है, क्योंकि उस रात के बाद से यह आदमी हर वक्त उसे गले लगाता रहता है और बीच बीच में उसे किस भी कर देता है। और जब भी वो उसके करीब आता है, उसके शरीर से आने वाली स्मेल उसे साफ फील होती है, जिस पर उसका दिल ऐसे धड़कने लगता है जैसे कोई छोटा सा रैबिट उसके सीने में उछल रहा हो, और वो खुद भी नहीं समझ पाती कि उसे आखिर क्या हो रहा है। खाना खत्म होने के बाद तुम लिंग चिंगशू का हाथ पकड़ लेते हो और फिर कहते हो कि चलो बाहर थोड़ा वॉक करके आते हैं, जिस पर वो चुपचाप तुम्हारे साथ चल देती है। लेकिन रास्ते में तुम दोनों सीधे घर वापस नहीं जाते हो, बल्कि लिंग चिंगशू एक दूसरी दिशा में मुड़ जाती है और फिर थोड़ी दूर पर न्यू पेंगफेंग का टूटा फूटा मिट्टी का घर दिखाई देता है। घर के बाहर एक औरत अपने सीने को पकड़कर धीरे धीरे चल रही होती है। उसके हाथ में थोड़ा सा कॉर्न होता है, जिसे वो पानी के साथ एक टूटे हुए सिरेमिक जार में डालती जा रही होती है। लेकिन बस कुछ कदम चलने के बाद ही उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है और उसके माथे से लगातार पसीना बहने लगता है। यह देखकर दूर से आधे सफेद बालों वाला एक आदमी जल्दी जल्दी उसकी तरफ आता है, जिस पर वो भौहें सिकोड़कर उसके हाथ से पानी की बाल्टी ले लेता है और उसे वापस कमरे में जाकर लेटने के लिए कहता है। फिर खुद खाना बनाने लगता है। औरत उसकी तरफ देखती है, तभी आदमी अपनी जेब से आधी रोटी निकालता है, जिसे वो आज बदल कर लाया था। फिर वो कहता है, आज किस्मत अच्छी थी, एक केक मिल गया, उसका आधा मैंने खा लिया और बाकी तुम्हारे लिए ले आया हूँ, तुम जल्दी से इसे खा लो, इसे खाने से तुम ठीक हो जाओगी। औरत उससे पूछती है, और तुमने खाया? जिस पर आदमी बिना उसकी तरफ देखे चुपचाप जार में एक मुट्ठी चावल डालता है, फिर नीचे बैठकर आग जलाने लगता है और कहता है, मैं खा चुका हूँ। लेकिन औरत अपने शरीर की हालत देखकर वो केक उसकी तरफ वापस बढ़ा देती है और कहती है, मुझे भूख नहीं है, तुम ही इसे खा लो, मैं बस थोड़ी देर लेटकर थोड़ा सी पी लूंगी। यह सुनकर आदमी चुपचाप आग में लकड़ियां डालता रहता है और फिर भारी आवाज में कहता है, खा लो, अगर तुम नहीं खाओगी तो तुम्हारी बीमारी कैसे ठीक होगी। इतना कहते हुए वो सिर झुका लेता है और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगती हैं। उसे उस औरत के लिए बुरा फील होता है जो पूरे दिन बिना कुछ खाए रही थी, और उसे इस बात का भी दुख होता है कि वो उसके साथ गांव में आकर इतनी तकलीफ झेल रही है। जिस पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है, इतना मत सोचो, आराम से रहो और अपना ध्यान रखो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे लिए दवा ढूंढ लाऊंगा, तुम जरूर ठीक हो जाओगी। लिंग चिंगशू यह देखकर और भी उदास हो जाती है, जिस पर वापस आते वक्त वो तुमसे उन दोनों के बारे में पूछती है, लेकिन तुम थोड़ी देर चुप रहते हो क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आता कि क्या कहो। तुम उस आदमी को ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन अपनी पिछली जिंदगी में तुमने उस बूढ़े आदमी को कई सालों तक टीवी पर देखा था और उसके मरने के बाद उसने अपनी सारी दौलत डोनेट कर दी थी और अपनी लवर के नाम पर एक मेडिकल ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी फाउंडेशन बनाया था। उसने कहा था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा यही था कि वो अपनी प्यारी वाइफ को बचा नहीं पाया, और जब तुमने सुना था कि उसकी वाइफ बीमारी और दर्द की वजह से मर गई थी, तब तुम्हें अपनी यादों के हिसाब से लगा था कि शायद यही बीमारी उसकी वाइफ को धीरे धीरे खत्म कर रही थी। लेकिन तुम्हें लगता है कि मिसेस यिंग की बीमारी की सबसे बड़ी वजह न्यूट्रिशन की कमी थी, क्योंकि वो चारों तरफ से हवा आने वाले टूटे हुए कवर सेट में रहती थी और हर दिन बस पतला सा सूप और थोड़ा सा पानी पीती थी। ऐसे में अगर कोई बीमार न भी हो तो भी खुद को खत्म कर सकता है, जिस पर तुम मन ही मन सोचते हो कि अपनी वाइफ, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, उससे दवा दिलवाकर और कुछ पैसे देकर इस फ्यूचर बॉस की मदद करोगे। कम से कम वो लोग थोड़ा रिकवर तो कर पाएंगे। अगली सुबह कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन से पहले वाले ट्यूटर की तरह तुम सुबह होने से पहले ही अपनी आंखें खोल लेते हो, फिर चुपचाप बेड से नीचे उतरते हो और छोटे वाले बिस्तर के पास जाकर अपनी बेटी को ध्यान से उठा लेते हो, जिसके बाद तुम उसे धीरे से अपनी वाइफ के पास लिटा देते हो और छोटे से क्विल्ट को अच्छे से ओढ़ा देते हो। फिर अपनी वाइफ के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हो। इसके बाद तुम बाहर से दरवाजा बंद करते हो और घर से निकल जाते हो। इस समय गांव में अगर किसी के पास 28 बार वाली बाइक होती है तो उसकी हालत काफी अच्छी मानी जाती है, इसलिए ज्यादातर लोगों को बाहर जाने के लिए पैदल ही चलना पड़ता है। लेकिन तुम अपनी यादों के भरोसे सीधे एक बड़ी चाइनीज मेडिसिन शॉप तक पहुंच जाते हो, जिस पर दुकान में बैठे मिडिल एज्ड आदमी की नजर तुम्हारे हाथ में पकड़ी चीजों पर जाती है और वो तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। फिर वो तुम्हारे निकाले हुए गीले पेस्ट को उठाता है और ध्यान से देखने लगता है। जब उसे पता चलता है कि यह असल में पूरा का पूरा पिग ओल्ड मैन है और हर एक पीस बिल्कुल सही हालत में है, तब वो अंदर ही अंदर काफी हैरान हो जाता है, जिस पर वो उस पेस्ट को धीरे से काउंटर पर रख देता है और फिर तुमसे पूछता है, तुम इसे कितने में बेचना चाहते हो। ये सुनते ही तुम समझ जाते हो कि वो सीधे बात नहीं कर रहा है। तुम्हें पहले से पता था कि सामने वाला बार्गेनिंग जरूर करेगा, और फार्मेसी वाला भी समझ गया था कि तुम कोई आसान आदमी नहीं हो। जिस पर वो तुम्हारे कपड़े और हालत को देखकर तुम्हें बैकयार्ड में चलने के लिए कहता है। फिर तुम दोनों बैकयार्ड में करीब 1 घंटे तक प्राइस को लेकर बात करते रहते हो। आखिर में तुम उसे 2 वेट पेस्ट, एक हैंड टू हैंड हाउस और लूरोंग बेच देते हो, और आज जो प्राइस तुम्हें मिलता है उससे तुम काफी खुश हो जाते हो। 50 युआन लेकर तुम फार्मेसी से बाहर निकलते हो। फिर उसके बाद तुम सीधे स्टेट रन शॉपिंग मॉल पहुंच जाते हो, क्योंकि तुम वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते थे। लेकिन जब तुम सेल्स वुमन से पूछते हो तब अचानक तुम्हें याद आता है कि अभी वॉशिंग मशीन तो है, लेकिन वो सिर्फ होटल और लॉन्ड्री में यूज होती है। अभी तक घरों में वॉशिंग मशीन नहीं आई थी। पहली डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन तो 1978 में आने वाली थी और अभी उसका प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ था। लेकिन तभी तुम्हें अचानक एक 9 इंच ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का टिकट मिल जाता है, जिस पर तुम बिना सोचे
उसे खरीद लेते हो। इसके बाद तुम ऑयल टिकट, मीट टिकट, फेस टिकट और कुछ स्पेकुलेटिव गाइड भी खरीद लेते हो, जिस पर सेल्स वुमन तुम्हें बड़ा कस्टमर समझकर बहुत अच्छे से बात करने लगती है। और जब उसे पता चलता है कि तुम उसी दिन टीवी लेकर गांव जाने वाले हो, तब वो तुम्हारी मदद करती है। वो तुम्हें एक ऐसे आदमी से मिलवाती है जिसके पास ट्रैक्टर है और वो 2 युआन लेकर तुम्हें गांव तक छोड़ सकता है, जिस पर तुम बिना सोचे तुरंत मान जाते हो। इसके बाद तुम अपनी वाइफ के लिए स्टेट रन शॉपिंग मॉल से एक लाल रंग का स्वेटर, पैंट्स और लेदर शूज खरीदते हो। फिर बच्चे के लिए कुछ छोटे छोटे कपड़े लेते हो और साथ में कुछ क्विल्ट भी खरीद लेते हो। जो जो चीज तुम्हारे दिमाग में आती है तुम सब खरीदते चले जाते हो, जिस पर ट्रैक्टर चलाने वाला आदमी भी तुम्हें देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि इतने फटे पुराने कपड़े पहनने वाला आदमी इतना अमीर हो सकता है और एक साथ इतनी सारी चीजें खरीद सकता है। जब तक तुम वापस गांव पहुंचते हो तब तक दोपहर हो चुकी होती है। उधर घर पर लिन चिंगशू सुबह उठती है तो देखती है कि बच्चा उसके बगल में सो रहा है, लेकिन तुम कब उठकर चले गए उसे बिल्कुल पता नहीं चलता। जिस पर लिन चिंगशू अपने दर्द करते हुए शरीर को संभाल कर उठती है और फिर उसे याद आता है कि तुम सुबह जल्दी निकल गए थे, लेकिन जाने से पहले तुम खाना बनाकर रख गए थे। टेबल पर अंडे रखे होते हैं, साथ में गरम गरम फ्राइड मीट रखा होता है जिससे अभी भी तेल की खुशबू आ रही होती है। लिंग चिंगशू ये सब देखकर अंदर ही अंदर थोड़ा रुक जाती है। तभी बाहर से वांग संजू एक जवान लड़की को लेकर अंदर आता है। फिर वो कहता है, चौथी बहू, यह शहर से आई हुई एजुकेटेड यूथ है, इसका नाम ली टियानटियन है। अब से यह तुम्हारे घर में रहेगी, तुम चौथे वाले से कह देना कि इसे एक कमरा दे दे। ये सुनते ही लिंग चिंगशू थोड़ी देर के लिए वहीं रह जाती है, क्योंकि अचानक घर में इतनी जवान लड़की आ गई थी और उसके घर में तो बस 3 छोटे छोटे मिट्टी के कमरे ही थे। 2 लोगों का परिवार इस घर में रहता है। एक कमरा खाने के लिए था और दूसरे कमरे में ढेर सारा सामान और बेकार चीजें भरी हुई थी। ऐसे में उसके रहने की जगह कहां से होती? जिस पर लिंग चिंगशू कहती है, विलेज चीफ घर पर नहीं है, मैं खुद फैसला नहीं कर सकती। यह सुनकर वांग सनजू अपने चेहरे की झुर्रियों के साथ मुस्कुराता है और कहता है, सब हो जाएगा। फिर वो लिन चिंगशू की बात सुने बिना अपने पास खड़ी एजुकेटेड यूथ की तरफ मुड़ता है, उसे कुछ बातें समझाता है और फिर वहां से चला जाता है। अगर तुम्हारे लड़के ने उसे वो मीट का टुकड़ा नहीं दिया होता तो वो इतनी सुंदर और सीधी सी लड़की को तुम्हारे घर कैसे भेजता? वैसे भी इस बार गांव में आए एजुकेटेड यूथ्स की संख्या 20 से भी ज्यादा थी, जिनमें ज्यादातर जवान और ताकतवर लड़के थे और उनमें बस यही एक नाजुक सी लड़की थी। जिस पर उसने सोचा कि एक लड़की को किसी परिवार में रखना किसी जवान लड़के के मुकाबले ज्यादा आसान है। रात में भी कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही किसी बात से बचने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जिस जवान और खूबसूरत वाइफ को देखकर लोग वैसे ही सोच में पड़ जाते थे, उसी घर में ली टियानटियन को छोड़ दिया गया। ली टियानटियन अपना कपड़े का बैग उठाकर इन 3 टूटे हुए मिट्टी के कमरों